तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी फिलहाल हम लोग लास्ट 20 ईयर का अब पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपके आरआरबी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में वेल्डिंग का, और ये लेक्चर नंबर आपका 4th हो जाएगा। दिस इज द 4th लेक्चर ऑफ वेल्डिंग, जिसमें लास्ट 20 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये आपका हाईली वेटेड सब्जेक्ट है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल एस्पिरेंट है ना, फॉर अपकमिंग आरआरबी जेईई एग्जाम। तो हाईली वेटेज है, यानी कि इसमें आपको 10 से ज्यादा नंबर, यानी 10 से लेकर 15 नंबर तक आपको पूछा जाता है पर ईयर। तो हाईली वेटेड सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है। अब चलिए, चूंकि ये 4th हम लोग का सेशन होने वाला है, अगर इससे पहले आप 3rd सेशन तक नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा। तीनों सेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। फिर ऐप में भी जाओगे तो ऐप में भी आपको जो इससे पहले 3 सेशन आया है वो तीनों सेशन मिल जाएगा। इससे पहले तक अभी तक हम लोग 62 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे, तो उसके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन और सब कुछ हम लोग देखो, यहाँ फोटो एनिमेशन के साथ आपको क्लासेस चल रहा है ना। कोई भी जो क्वेश्चन आता है उसके साथ जितना जरूरत है, जितना मुझे लगता है आपको समझाने के लिए एनिमेशन का जरूरत पड़ेगा, फोटोज का जरूरत पड़ेगा, इन सब के साथ। इसी वजह से देखो आप यहाँ पे जैसे थर्मिट वेल्डिंग है, अभी थर्मिट वेल्डिंग का मैं पूरा एनिमेशन के साथ, फोटोज के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे क्या होता है कनेक्ट कर पाते हैं स्टूडेंट कि अच्छा ये बात है। क्योंकि ये सभी चीज जो है ना, आप जनरली हर जगह पे तो नहीं देखते हो। कुछ कुछ प्रोडक्शन वाला पार्ट या तो इंडस्ट्री में हो रहा है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो रहा है ना, या फिर कोई ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है। तो आज के टाइम पे ऐसा तो नहीं कि आप कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेली चल जाते हो, तो चीजें आपको दिखवाना पड़ता है कि ताकि विजुअलाइज हो पाए, और चीजें एक चीज जो है वो ज्यादा दिन तक याद रहे। एंड ऑफ द डे आप तो क्वेश्चन लगाना है, लेकिन इन सभी चीजों को देखते हो तो कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़ता है, रुझान बढ़ता पढ़ने को लेकर, और चीजें याद रहता है। तो इन सब के बेसिस पे मैं आप लोगों को करवाते जा रहा हूं। तो चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करें, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, वो मैं टॉपिक का नाम भी आपको बता देता हूं। आपको पता है मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहा हूं, चैप्टर वाइज बेसिकली। तो आज का कौन सा चैप्टर, आज जो हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं, और ये अभी जब तक लगाएंगे है ना, फिर नया चैप्टर आएगा वो मैं बताऊंगा। तो अभी हम लोग लगाएंगे आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, ठीक है। यानी अभी आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आज के क्लास में, ये आर्क वेल्डिंग का रहेगा। इसका प्रिंसिपल, इसका टाइप्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये बेसिकली वेल्डिंग में आपको बता देता हूं, ये आपका 5th चैप्टर हो जाएगा, ये 5वां चैप्टर हो जाएगा। दिस इज दी 5th चैप्टर है ना, ये 5th चैप्टर। अच्छा, इससे पहले क्या क्या हो चुका, अगर मैं बात कर देता हूं, थोड़ा ये भी बता देता हूं। अगर इससे पहले आपका 4th चैप्टर देखोगे जो हो चुका है, 4th चैप्टर आप लोग का हुआ था इलेक्ट्रोड के ऊपर है ना। जितनी तरह का आपका इलेक्ट्रोड होता है वो मैं आप लोग को बताया था। फ्लक्स है ना, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स में कोटिंग करते हैं, उसके बारे में बताया था। और फ्लक्स के लिए जो जो मटेरियल यूज करते हैं वो उसके ऊपर क्वेश्चन था है ना। और फ्लक्स का जितना टाइप्स होता है इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो ये 4th चैप्टर था, जिसमें मैंने आप लोग को सभी तरह का इलेक्ट्रोड, फ्लक्स, कोटिंग, मटेरियल टाइप्स के बारे में बात किया था। अच्छा सर, 3rd चैप्टर जो था वो कौन सा था, ये था आपका आर्क वेल्डिंग का इक्विपमेंट। यानी आर्क वेल्डिंग में है ना, आर्क वेल्डिंग में कितनी तरह का इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। इक्विपमेंट समझ गए, अलग अलग तरह डिवाइस का यूज करते हैं, उन सब के बारे में, डीसी मोटर, एसी मोटर और कई सारे इक्विपमेंट का यूज करते हैं, इन सब के बारे में बताया था। ये हो गया 3rd चैप्टर। अगर बात करेंगे सर 2nd चैप्टर क्या था, तो 2nd चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट है ना, इन सबको फिर आर्क वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में डिवाइड करा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली क्या था, मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के ऊपर था, वो सब मैं आपको करवाया था। और अगर बोलेंगे सर पहला चैप्टर था वो क्या था, वो बेसिकली था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब वेल्डिंग आखिर होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ना, समझ गए। अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन जनरल जो होता है, सो आपका वेल्डिंग का क्या अलग चीज से होता है। जैसे इसमें हम लोग कोई चीज को मटेरियल को ऐड करते हैं, वेल्डिंग क्या होता है, एक पॉजिटिव आपका कहा जाता है, क्योंकि इसमें मटेरियल को ऐड करा जाता है। जब दो चीजों को जोड़ा जाता है तो कुछ हम लोग एलो एलिमेंट भी तो दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कहलाता है मशीनिंग। नेगेटिव मशीनिंग किसको कहते हैं, जैसे कास्टिंग, आई मीन मेटल कटिंग हो गया, उसमें चीजों को हटाते हैं। और जीरो कास्टिंग को कहा जाता है, उसमें दो मेटल को लेते हैं, उसी को बस कास्ट करके दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह का इंट्रोडक्शन बात किए थे, तो समझ गए होंगे। तो आज हम लोग का कौन सा, अगर मैं ये चैप्टर भी आपको बता दिया कि वेल्डिंग में भी हम लोग चैप्टर वाइज आपको लगाते जा रहे हैं कि इस चैप्टर से, ये इस टॉपिक से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस बेसिस पे मुझे पढ़ना है। समझ गए। चलिए, सो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब आप लोग ट्राई कर सकते हो है ना, आपका भी काम रहेगा, जितना मैं आपको टाइम दूंगा उस टाइम पे आप लगाओ। और आज ही आप लोग को थोड़ा बहुत लेट लगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद हम लोग का सेशन हो रहा, तो मुझे थोड़ा बहुत चीजें आप लोग को बताना था, बताया। कल से हम लोग जो है डायरेक्ट आएंगे और बात करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई डेली में आपको टाइम बर्बाद करूंगा, है ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। चलिए, सो अब आप लोग अटेंड करिए इस क्वेश्चन को। आर्क वेल्डिंग में प्रिंसिपल और उसके टाइप्स, आर्क वेल्डिंग का टाइप्स और आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाने वाला प्रिंसिपल, है ना, उसके बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन, बैकहैंड टेक्निक इज
दी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, ये सिंपल पूछा गया है, जो मेरा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है इसको किसी और नाम से जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए। उसमें भी बात करेगा बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक का। मैं इससे पहले आप लोग को लेफ्ट हैंड, राइट हैंड टेक्निक है ना, बैक हैंड, ये सब मैं बता रखा हूं। अगर आप नहीं देखेंगे प्रीवियस का तो प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं तो आप लोग जरूर देख लेना। जो वेल्डिंग का तीनों लेक्चर होगा उसको आप देख लोगे तो जो क्लासेस रहेगा ना उसको और आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो याद रखना कि हम लोग जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में बैकहैंड टेक्निक से वेल्डिंग करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं राइट वार्ड टेक्निक। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है कि भाई बैकहैंड किसको कहा जाता है, तो राइट वार्ड को हम लोग बैकहैंड कहा जाता है ना। इसको लेफ्ट हैंड को हम लोग आउट वार्ड कहते हैं। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, है ना। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, समझ गए। चलिए ठीक है, ये वाला बात आप लोग को ध्यान रखना। हाँ कभी का अच्छा और एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड में और एक क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि फिलर रोड जो है वो वर्कपीस के साथ कितना एंगल बनाता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो देखो ये 30 से लेकर 40 डिग्री है ना, ये पूछा जाएगा। ये क्या पूछा जाएगा, टॉर्च मेक्स एन एंगल 40 to 50 विथ दी प्लेट एंड दी वेल्डिंग रड, है ना, प्लेट एंड दी वेल्डिंग रड। तो ये दोनों पूछ सकता है, प्लेट एंड वेल्डिंग रड के बीच में कितना आपका रहता है एंगल, और आपका टॉर्च के बीच में और वर्कपीस के बीच में कितना रहता है आपका। जैसे ये हो गया आपका टॉर्च हो गया, वेल्डिंग टॉर्च हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, वेल्डिंग टॉर्च हो गया, दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च, है ना। और ये तो हो गया मेरा वर्कपीस। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में टॉर्च यानी वेल्डिंग टॉर्च जिससे हम लोग जैसे आर्क निकलता है, जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है उसके और वर्कपीस के बीच में कितना एंगल लेके चलते हैं अगर लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग करते हैं तो याद रखना हम लोग इसको स्टैंडर्ड तो कहा जाता है 40 से 50 के बीच में, है ना। इन केस ऑफ राइट वार्ड में, वो राइट वार्ड के केस में 40 से 50 स्टैंडर्ड लेके चलते हैं और लेफ्ट वार्ड के केस में 60 से लेकर 70 लेके चलते हैं। चूंकि यहाँ पे राइट वार्ड का बात करा गया था तो यहाँ पे हम लोग 40 से लेकर 50 डिग्री लेके चलेंगे, क्या इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड एंड आपका क्या हो गया वर्कपीस के बीच का एंगल जो होता है ना, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस का 40 से लेकर 50। लेकिन यही अगर मेरा लेफ्ट वार्ड हो गया तो यानी फॉरवर्ड वेल्डिंग हो गया तो इस केस में हम लोग जो चलो इसको लेफ्ट वार्ड ही कहा जाता है ना, तो इस केस में हम लोग कितना लेके चलते हैं 60 से लेकर 70 लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर कहा जाए जो फिलर रड क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल है, जैसे टीआईजी वेल्डिंग का जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है नॉन कंज्यूमेबल, वो मेरा कंज्यूम नहीं होता क्योंकि टंगस्टन का बना रहता है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 3000 के आसपास होता है, तो मेरा मेल्ट नहीं करता। जो अगर दो पीस को आपस में जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे, तो एक फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। तो अगर मैं फिलर मटेरियल यूज करता हूं और उसके साथ वर्कपीस का मैं एंगल यहां देखता हूं तो यहां पे 30-40, यहां पे 30-40, ये कॉमन देखने को मिलता है। इसीलिए फिलर रड और वर्कपीस के बीच का एंगल आपको नहीं पूछता, ज्यादातर पूछा जाता है वेल्डिंग टॉर्च और आपके वर्कपीस का। तो याद रखना राइट वार्ड के केस में कम होता है, लेफ्ट वार्ड के केस में ज्यादा होता है। तो ऐसे समझ लो राइट मतलब सही होता है तो सही में कम, और अगर लेफ्ट करोगे तो ज्यादा देना पड़ेगा एंगल, तो यहां पे 60 से 70 चल जाता है। क्लियर, चलिए ये वाला चीज आप लोग को ध्यान रख लेना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहां पे कई सारा चीज में यहां पे और चीज ले आया हूं, है ना। तो जैसे आपको मैंने कहा ना यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड वेल्डिंग एक होता है और आपका राइट हैंड वेल्डिंग होता है। हाँ अच्छा ये भी चीज कि लेफ्ट हैंड वेल्डिंग जो होता है उसको हम लोग फोर हैंड भी कहा जाता है और राइट हैंड को हम लोग बैक हैंड भी कहते हैं। देखो ना, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या कहा राइट वार्ड वेल्डिंग, तो राइट वार्ड वेल्डिंग बेसिकली बैक हैंड ही तो है, बैक हैंड मतलब पीछे जा रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं, राइट में पकड़ के पीछे जा रहे हैं, तो वो एक तरह का आप फील भी कर सकते हो कि राइट की तरफ जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, तो वो हो गया मेरा बैक हैंड वेल्डिंग। क्लियर, और अगर मैं क्या करूंगा इधर जाऊंगा, मान लो ऐसे करके जा रहा हूं यानी इधर से जा रहा हूं, तो वैसे राइट सीधा जा रहे हैं ना, सीधा जा रहे हैं, इससे पीछे जा रहे हैं ना। आप अगर हो सामने तो कोई बोलोगे पीछे करो, शायद मेरे को मिरर इमेज नजर आ रहा होगा, लेकिन आप खुद समझो जिससे खाना खाते हो उसको देखो ऐसे करोगे तो लग रहा है कि पीछे जा रहा है ना, और ऐसे जा रहा तो आगे जा रहा गाड़ी नहीं तो पीछे जा रहा आगे जा रहा है, तो आगे मतलब हो गया क्या फोरहेड, आगे की तरफ जा रहा है, फोरहेड जा रहे हैं यानी कि लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में जा रहा है। और अगर पीछे कर रहे हैं बैक हैंड तो इसको राइट कहा जाता है, राइट तरफ मोड़ कर रहे हैं। सिंपल, एकदम ज्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन हाँ इससे कुछ चीजें ध्यान रख लेना, जैसे कि आपको सबसे अच्छा वेल्ड क्वालिटी किसमें देखने को मिलता है, तो वेल्ड क्वालिटी राइट मतलब सही है, तो इसमें आपको अच्छा क्वालिटी, मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूं कि अगर आपको वेल्ड क्वालिटी बेटर चाहिए तो आपको राइट हैंड यानी कि बैक हैंड में ही देखने को मिलता है अच्छा क्वालिटी, ठीक है ओके। इसके अलावा इसमें आपको पुअर देखने को मिलता है ना। चलिए फिर अगर मैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं यहाँ पे,
फोकस टुवर्ड द नॉन वेल्डेड पोर्शन, फोकस टुवर्ड द वेल्डेड पोर्शन, ठीक है। एफिशिएंट व्हेन इट इज डन फ्रॉम द राइट, एफिशिएंट व्हेन डन फ्रॉम द लेफ्ट। वो तो ठीक है, चलो राइट से करेंगे तब अच्छा रहता है, लेफ्ट से करेंगे तब अच्छा रहता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे तभी अच्छा होगा, ठीक है। पोस्ट हीटिंग ऑफ द वेल्ड बीड टेक्स प्लेस इन दिस, हाँ प्री हीटिंग। अगर पूछा जाए कभी कभार कि अगर किसमें प्री हीटिंग का जरूरत पड़ता है, यानी वेल्डिंग करने से पहले आपको गर्म करने का दरकार अगर है मटेरियल को, तो किसमें पड़ता है, तो ये आपको देखने को मिलता है लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में या फिर अगर आप फोर हैंड वेल्डिंग करते हो तो यहाँ पे प्री हीटिंग करते हैं ऑफ द वेल्ड बीड। यानी वेल्ड बीड बोलो तो जिस जगह पे हम लोग को वेल्डिंग करना है उसको थोड़ा पहले हीटिंग करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, इन केस ऑफ फोर हैंड और लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर बात करेंगे बैक हैंड में तो वेल्डिंग करने के बाद यानी कि पोस्ट हीटिंग का जरूरत पड़ता है यहां पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए बाकी फोर्स ऑफ द फ्लेम इज पुशिंग बैक द मोल्टन स्लैग और पुश आउट दी, ठीक है, ये उतना टफ नहीं है। फिर अगर मैं बात करता हूं यहां पे स्लैग इंक्लूजन में प्रेजेंट इन दी वेल्ड बेड, ठीक है, वेल्डिंग। बस ये 2 पॉइंट याद रख लेना, यहां से आपका क्वेश्चन जो है आपका बनता है, तो ये 2 पॉइंट में आप लोग को बता दिया। क्लियर माय पॉइंट। और कुछ चीजें यहां भी मेंशन कर दिया गया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फोर हैंड में या लेफ्ट वार्ड में 60 से 70 रहता है एंगल, और यहाँ पे कि किसका टॉर्च और वर्कपीस के बीच में, और फिलर और वर्कपीस के 30-40 तो दोनों में दिया रहता है यहाँ पे, है ना। देखो 30-40 दिया, यहाँ पे 40-50 कर दिया, लेकिन ये भी 30-40 आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका 40-50 था, यहाँ पे 60 था यहाँ पे, है ना। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसीलिए मैं ऐड किया हूं कि लेफ्ट वार्ड या फिर फोर हैंड जो है, फोर हैंड का यूज कहां पे करते हैं, तो इसको यूज किया जाता है वर्टिकल ज्वाइंट करने में। अगर आपको वर्टिकल ज्वाइनिंग करना है, वेल्डिंग करना, तो इसका आप यूज कर सकते हो, है ना। और अगर आपको ओवरहेड करना है वेल्डिंग, जैसे मान लो गाड़ी को आपने ऊपर कर लिया और नीचे से आप वेल्डिंग कर रहे हो, उस केस में आप यूज करो किसका, राइट वार्ड का। तो राइट वार्ड को यूज किया जाता है हमेशा ओवरहेड ज्वाइंट के लिए। ओवरहेड में आप क्या करते हो, राइट वार्ड वेल्डिंग करते हो, राइट वार्ड वेल्डिंग करते हो। क्लियर माय पॉइंट नोट, इस चीज का ध्यान आप लोग को रखना है। इसमें डिस्टॉर्शन भी देखने को आपको कम से कम देखने को मिलता है ना। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड टू वेल्डिंग 5 mm थिक प्लेट। अगर मान लो अगर आप फोरहेड वेल्डिंग कर रहे हो, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग कर रहे हो, तो आपको 5 mm से ज्यादा थिकनेस के चीजों को वेल्ड करने से मना किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इनसे कम तक करो या 5 mm तक का आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट पोस्ट हीटिंग और प्री हीटिंग वाला पॉइंट आ गया। तीसरा आपका हो गया इसका यूज कहां पे करते हैं वो देख लेना। और चौथा हो गया कि कितना mm तक, अप टू कितना mm तक हम लोग को वेल्डिंग करना है, अगर मैं फोर हैंड वेल्डिंग से करता हूं या फिर लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक से करता हूं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां पे आप लोग को ध्यान रखना है, ये सब मैंने आपको बताया। और बाकी एंगल्स के बारे में जो बताया यहां पे, वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, जस्ट अ मिनट, देयर इज ए सब इंपॉर्टेंट कॉल इज कमिंग। हेलो, अभी लाइव है, मैं बाद में बात करता हूं। चलिए ठीक है, क्लियर, यहां से आप लोग को पॉइंट हो गया। और आप लोग देखो, मैं सिंपल बता देता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको चीजों को जितना मैं बताऊंगा सब चीज को ध्यान से देखना है ना। जल्दबाजी के चक्कर में मत रहना प्लीज, है ना। जल्दबाजी के चक्कर में रहोगे डियर तो हमेशा तैयारी करते रह जाओगे। अगर आप जल्दबाजी चक्कर में ना करके आप हर एक क्वेश्चन के जितना भी क्वेश्चन आ सकता है उन सब पॉइंट को ध्यान रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, सिलेक्शन का रेट उसी से आपका बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, मैक्सिमम हीट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एट दी, यानी कि सबसे ज्यादा जो उष्मा उत्पन्न होता है, हीट, है ना, उष्मा एनर्जी, यानी उष्मा को बोले तो क्या आ जाता है, हीट एनर्जी, है ना, उसमें ऊर्जा। ये इन दी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का बात कर, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे ज्यादा हीट डेवलप कहां पे होता है ना, टॉप सरफेस ऑफ द प्लेट एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोड। जब मेरा प्लेट के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है, टच करता है, छूता है, उस समय पे जो आपका इलेक्ट्रिक कनेक्ट बनता है सरफेस में, उस टाइम पे ज्यादा आपको हीट देखने को मिलता है। या इंटरफेस बिटवीन द टू प्लेट्स बीइंग जॉइंट, या जब दो पिसास आपस में जुड़ता है उस जगह पे ज्यादा हीट देखने को मिलता है। या फिर इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, कहां देखने को मिलता है। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करो, क्या बात है भाई, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो, केवल यहां पे देखा जा रहा है ना। अभी तो एग्जाम भी हो चुका, अब तो सारा टेंशन खत्म हो चुका ना। प्लीज यहाँ पे बच्चे जो पहले आते थे ना 20-30 तक लाइव आते थे, आप लोग लाइव आओ। यही मुझे लगता है कि लाइव इतने, आई मीन बेच में इतने स्टूडेंट है ना, लेकिन इतना कम क्यों लाइव आते हैं आप लोग, है ना।
मैं पता बहुत सारे का काम रहता है, बहुत सारे जॉब में भी है, कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं जिस वजह से आप टाइम नहीं दे पाते हो, लेकिन हाँ अब आपको वैसा मीन टाइम आ गया, कुछ ऐसा पीक टाइम आ गया जहां पे अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों काम को छुट्टी करो थोड़ा सा, या टाइम निकालो, अगर काम भी कर रहे हो तो थोड़ा निकाल के दो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर जितना आपने मेहनत कराना हो पानी फिर जाएगा उसमें, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इतना पढ़ने का तो बेकार हो गया ना आपका, है ना, बेकार हो गया, है ना। और जो बच्चे 2025 के लिए भी करेंगे, क्योंकि देखो इसमें अगर किन्हीं का नहीं भी होता है तो आप देख रहे हो ना, जस्ट आपके सामने 2025 का पड़ा हुआ है, तो कैलेंडर आ चुका है रेलवे का, तो तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि अगर ये चीज इन केस, है ना, अगर मेरा किस्मत खराब रहा, कुछ नंबर से ना भी होता अच्छा प्रिपरेशन करके, कोई बात नहीं, 2025 का तुरंत है, यानी सर अगला बार तो कर ही लेंगे, जो बचा कुचा रहेगा कसर उसमें मैं कर लूंगा। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहो करो और लाइव ज्यादा से ज्यादा आओ, है ना, और डाउट अपना क्लियर करो, जो भी चीज आप पूछो मेरे से, मैं हमेशा कहता हूं एक चीज को सोबर बताऊंगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, बट यू हैव टू बी अटेंटिव एवरी डे, है ना, आपको डेली जो है अटेंटिव थोड़ा रहना पड़ेगा। तो चलिए इसका एनीवन आंसर, कि देखो इसका सिंपल आंसर था इंटरफेस बिटवीन दी टू प्लेट्स बीइंग जॉइंट। जब दो प्लेट्स आपस में ज्वाइन होता है ना, उस समय पे वो गर्म होने के बाद वो पिघलने लगता है, फ्यूज होने लगता है ना, फ्यूज होने लगता है, ऑलमोस्ट वो मेल्ट की ओर जाने लगता है। तो उस समय पे उसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर की वजह से उसका हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा उस समय गर्म हो जाता है। तो याद रखना, जब दो पीसेस आपस में ज्वाइंट होता है ना, उस समय पे सबसे ज्यादा, क्योंकि जहां करंट होता है वो तो करंट होता है, उसको गला नहीं पाता है इतना, मतलब वहां पे करंट हाई रहता है। लेकिन यहां पे बात करेंगे हीट का, और हीट का वो जब वो चीज जलेगा, कोई चीज, समझ गए। करंट तो आप देखो कोई भी इलेक्ट्रिक वायर से कितना आपका करंट पास होता है ना, मोटा मोटा तार में, लेकिन उसको छूओगे गर्म तो रहता, तार आपका गर्म होता, करंट जा रहा, करंट तो गर्म रहता, लेकिन इतना गर्म नहीं रहता ना। लेकिन जब दो पीसेस आपस में ज्वाइंट हो रहा तो ऑलमोस्ट मेल्ट हो जा रहा है। तो समझ रहे हो, किसी लोहा को या स्टील को मेल्ट कर देना, यानी उसको कितना टेम्परेचर जाना पड़ेगा, 2000 2500 तक जाना पड़ेगा, तब जाके वो मेल्ट हो पाएगा, समझ गए। मेल्टिंग टेम्परेचर तो आयरन का जनरली आपको कितना रहता है, 1450 1500 के आसपास। तो अगर लोहा भी है उसको भी मुझे गर्म करना, मेल्ट करना, तो 1500 से ज्यादा करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहीं पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में मैक्सिमम हीट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और याद रखना करंट बहुत ज्यादा होता है, 60 से लेकर 4000 तक जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इतना एम्पियर देखने को मिलता है। और हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से मैं रिपीट आप लोगों को करवा देता हूं कि करंट बहुत ज्यादा रहता है और वोल्टेज बहुत कम रहता है। ये मैं कई बार और फिर से याद कर लो, क्योंकि ये आप लोग कंफ्यूज ना होना। करंट बहुत ही मैक्सिमम रहता है, यानी कि ज्यादा देखने मिलता है, कितना, जैसे कि अगर मैं एम्पियर में बात करता हूं कि 60 भी ले लेते हैं, 40 50 60 कुछ भी बोल सकता, से लेकर 4000 तक आपको देखने को मिलता है एम्पियर। लेकिन बोलेंगे सर वोल्टेज कितना यूज करते हैं, वोल्टेज ज्यादा नहीं रहता है, 6 से लेकर 10 ले लो, 5 से लेकर 12 ले लो, 15 ले लो, बस इतने ही वोल्ट का यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। यस बहुत अच्छा आपका एग्जाम गया डियर, है ना, बहुत क्वाइट सफिशिएंट आपका, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अगर आप 75 ला रहे हो करेक्ट है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है ना। और नॉर्मलाइजेशन तो होना भी है, नॉर्मलाइजेशन भी आप लोग का बढ़ेगा, है ना। चलिए समझ गए, बी पॉजिटिव, आराम से आप करो। बाकी अभी देखो पूरा मत पूछो, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी मैंने कहा ना उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, कटअप के ऊपर, जोन वाइज सबके ऊपर लाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं आप ही लोग के लिए क्लासेस वगैरह नहीं अटेंड कर रहा था, क्योंकि आप लोग का मानना था कि सर CBT 1 का पहले करने दीजिए, नॉन टेक्निकल पूरा है, टेक्निकल तो हम लोग जानते ही, नॉन टेक्निकल में कुछ नहीं जानते हैं। और पता चला कुछ नंबर आया तो पता चला कि 10-12 डिपार्टमेंट है मैकेनिकल का, उसमें मैं क्वालिफाई, वो पता है ना आपको। CBT 1 में केवल आपको देखो हो सकता है आप 40 नंबर में भी क्वालिफाई हो जाए CBT 2 के लिए, लेकिन आपको डिपार्टमेंट केवल 1-2 ही मिलेगा, मतलब ऑलरेडी आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कटअप रहेगा, समझ गए। हर एक डिपार्टमेंट में बच्चा अप्लाई किया है, तो किसी में हो सकता है ज्यादा कटअप जाएगा, है ना, किसी डिपार्टमेंट में बोलेगा कि किसी डिपार्टमेंट में हाईएस्ट कटअप चल जाएगा 70, तो उस डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब लेना तो आपको 70 से ज्यादा लाना पड़ेगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में 40 ही गया तो 45 में आप हो जाएंगे, तो हो सकता है आपका 45 50 55 60 में भी आप, है ना, और कम में भी 45 में भी 35 में भी 38 में भी आप क्वालिफाई हो जाए CBT 2 के लिए। लेकिन जब आप फाइनल में जाओगे ना तब पता चलेगा कि मैं सब डिपार्टमेंट के लिए हूं, तब पता चलेगा भाई मैं तो केवल 1 या 2 ही डिपार्टमेंट के लिए हूं, तो फिर वो एग्जाम CBT 2 देना और रिस्क हो जाएगा। इसलिए CBT 1 में नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, दैट्स वाई मैं क्लास को पोस्टपोन किया था, आप लोग का नहीं ले रहा था, लेकिन अब मैं सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है सर। रेट CBT 1 में कितने मार्क्स चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आज आप वेट करो, आज नाइट में ही आपको वीडियो जो है या कल देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग का पेड वाला चल रहा है, यानी कि यहाँ फ्री तो चल रहा है, लेकिन हाँ ये सब पेड वाले भी देखते हैं,
है ना। तो यहाँ पे अभी सब चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप देख लेना, मैं बहुत अच्छा से बनाया हूँ, है ना, थोड़ा पेपर का रिसर्च वगैरह करके ला रहा हूँ, तो आप देख लेना, है ना, काम आपका आ जाएगा। सब कुछ बात करेंगे, फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, अभी क्या ही बात करना, लेकिन आप जो आप लाए हो वो बिल्कुल सफिशियंट है ना। 60-65 भी प्लस कोई अगर ढंग से कर लिया तो उसका सिक्योर हो जाएगा, है ना। 60-65 कोई कर लिया तो सिक्योर हो जाएगा, बस इतना जान लो, ठीक है। और आपका तो ओबीसी है, तो आप तो बहुत अच्छे किए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लो स्पॉट वेल्डिंग, अगर मैं यहाँ पे देखो क्या कहा गया था, ये मैंने बता दिया रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखो कुछ इस तरह से मेरा वर्क करता है ना। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इस तरह से करता है जैसे रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग आ जाता है ना। तो यहाँ क्या होता है, एक दो वर्कपीस को हम लोग लेते हैं, दो वर्कपीस को लेते हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड लगता है, उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, और जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं वहां पे करंट डेवलप होता है, और फिर वहां पे एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जो हाई करंट जाता है उसकी वजह से वहां पे मेरा क्या हो जाता है, मेल्ट होता है, फ्यूज होता है, और फ्यूज होकर आपस में ज्वाइन कर जाता है कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे, है ना, किस तरह से एनिमेशन चल रहा है, देख रहे हो। और ये जो आपका धीरे धीरे डार्क होते जा रहा है, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जा रहा है ना। गर्मी हीट, जहां से मैंने कहा दो पीसेस को जहां पे ज्वाइन किया जा रहा है, जहां पे कहा जाता है वेल्ड नगेट, जहां पे जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, वेल्ड नगेट। या जैसे दो सीट को जोड़ रहे हैं, और ये हम लोग याद रखना रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में जो यूज भी करते हैं इलेक्ट्रोड, वो मेरा कॉपर का रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में मेरा जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका यूज किया जाता है, तो आपको बोलना कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। और जहां पे आपस में ज्वाइंट होता है वो तो मैंने कहा था हाई टेम्परेचर, जहां पे दो पीसेस को जोड़ेंगे, कि देखो ध्यान से इस एनिमेशन को ध्यान से देखो, अभी ब्लू है, फिर गर्म हो रहा, ब्लू ब्लू, फिर ग्रीन हो गया, फिर रेड हो गया, फिर डार्क एकदम हो गया। डार्क आपका देख सकते हो एकदम, आप बोल सकते थोड़ा ब्लैक टाइप से, है ना, आपका डार्क कलर हो गया, यानी इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। देखो फिर से कम हो गया, वो आपको दिखाया जा रहा है, यानी इस जगह पे सबसे ज्यादा आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। करंट तो पास हो ही रहा है, लेकिन करंट से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर। और इसको कहा क्या जाता है, इसको इसी को कहा जाता है नगेट, है ना। क्या कहा जाता है, NUGGET, नगेट इसको कहा जाता है ना। उसी में ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसी जगह पे जॉइंट आपको देखने को मिलता है। और ये करंट बनता कैसा देख सकते हो, सेकेंडरी और प्राइमरी आपका वाइंडिंग रहता है, यानी कि इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, उसी से करंट डेवलप करा जाता है। ज्यादा चाहिए कम चाहिए, डिपेंड ऑन कितना बड़ा सीट आपका है, पतला सीट है या मोटा सीट है। तो हम लोग सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग से आपको पता है कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी में आपका ज्यादा वाइंडिंग रहता है, सेकेंडरी में तो आपको स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू आप यहाँ पे यूज करते हो, लेकिन अधिकतर जो है हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट और नॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, लेकिन दोनों तरह का भी यूज कर सकते हो, है ना। चलिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, थ्योरी जब पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको उसको इसके बारे में डिस्कस किया हूं, पूरा वेल्डिंग पढ़ाया हूं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, आ गया ना, अभी जस्ट मैं बता रहा था, इसके बारे में बताया था। अब जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है उसमें किसी में कंज्यूमेबल होता है, यानी कंज्यूम मतलब खुद ही मेल्ट हो जाता है, और किसी में नॉन कंज्यूमेबल यानी वो मेल्ट नहीं करता है। यहां क्वेश्चन पूछा गया कि मेरा इलेक्ट्रोड जो है वो मेरा नॉन कंज्यूमेबल, यानी वो मेरा इलेक्ट्रोड जो है मेल्ट नहीं करेगा। अब यहां पे कैसे, मान लो मेरे पास दो वर्कपीस है, अब मुझे यहां पे बीच में इसको क्या करना, ज्वाइंट करना, जोड़ना मुझे, है ना। अब मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है ना, इसी से मेरा क्या है, इसी तरह मान लो इलेक्ट्रोड है, इसी मेरा करंट वगैरह पूरा सप्लाई वगैरह किया गया है ना, आ रहा है यहाँ पे, है ना, आ रहा डीसी, मान लो यहाँ पे कोई लगा दिए हैं एसी डीसी मोटर लगा दिए हैं, जहां से मेरा इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जा रहा है, करंट सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन ये मेरा कंज्यूमेबल नहीं है ना, ये मेरा नॉन कंज्यूमेबल, क्योंकि टीआईजी वेल्डिंग मान लेते, टीआईजी टंगस्टन यूज कर। चलो ये तो आंसर आप लोग को समझ में आ ही गया, है ना, आंसर हो गया टीआईजी। चलो मैं बोल ही दिया, टीआईजी यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हो टंगस्टन कराता है, और उसका भाई क्यों नहीं मेल्ट होता, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टंगस्टन को अगर आपको मेल्ट करवाना है तो उसका टेम्परेचर होता है 3000 के आसपास का। और मान लो यहां पे मैं कॉपर का वेल्डिंग कर रहा हूं या आयरन का वेल्डिंग कर रहा हूं, भाई साहब कॉपर आयरन का ही देख लो 1500 के आसपास तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रोड को मेल्ट कराना तो उसके लिए 3000, तो वो तो मेल्ट होने से रहा, अब वो तो मेल्ट होगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो यहां पे मुझे अब भाई बीच में कहां से कैसे मैं इसको वेल्डिंग करूंगा, किसके थ्रू, तो मैं लाऊंगा एक एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल। अब इस फिलर मटेरियल के साथ ये मेरा पास में आएगा, ये गलते हुए जाएगा और इन दोनों के बीच में मेरा मेल्ट होकर भर जाएगा, वेल्ड पूल बन जाएगा और ये मेरा वेल्डिंग हो जाएगी। या तो ये कर सकते हैं, और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, ये जो वर्कपीस मेरा है कॉपर का, इसी को मेल्ट कर लो और इसी को मेल्ट करते जाकर आपस में ज्वाइंट करते जाकर, आप दोनों भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा वर्कपीस जैसा का तैसा रहे, फिलर मटेरियल यूज करते हो, वो भी कर सकते हो, तो दोनों चीज। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो तो मेल्ट करेगा नहीं। क्लियर। तो ये मेरा किस में होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में होता है। ठीक है, याद रखना टीआईजी के लिए हम लोग डीसी और एसी दोनों का ही यूज करते हैं, है ना, दोनों ही पावर सोर्स का, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पावर सोर्स और आपका अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स, दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। ठीक है। हाँ, अगर बात करा जैसे अधिकतर जो जैसे आपका बात करते हैं डीसीईएन और डीसीईपी, है ना, डीसीएन बोले तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कहा जाता है। तो आप देख ही सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रोड जो होता है वो नेगेटिव लेके चलते हैं, जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है उसको नेगेटिव लेके चलते हैं, जो मेरा वर्कपीस होता है वो हम लोग क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो यहां पे मुझे ज्यादा हीट कहां जनरेट होगा, मोर हीट इज जनरेटेड नियर दी वर्कपीस, है ना, नियर दी वर्कपीस आपको देखने को मिलेगा ज्यादा हीट। ज्यादा हीट आपको कहां पे, हीट यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा हीट ले रहा है, 2/3 तो यहां मिलेगा और यहां 1/3 हीट मिलेगा, है ना। इन सब के बारे में मैं प्रीवियस में बता चुका हूं, क्योंकि ये डीसीईएन के बारे में ऑलरेडी में डीसीईएन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे यूज करना सबको मैं बता दिया हूं, है ना, समझ गए। तो यहां मैं थोड़ा बहुत और डिटेल बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हम लोग टीआईजी में करते क्या है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लेकर चलते हैं नेगेटिव, जहां से मुझे ज्यादा हीट मिलता है वर्कपीस की ओर, ठीक है, चलिए, है ना, क्योंकि क्या ही है, आप ये भी कॉमन सेंस लगाओ ना कि मेरे इलेक्ट्रोड में नेगेटिव क्यों लिया गया, कम हीट क्यों लिया गया, है ना, लेस हीट क्यों लिया गया, क्योंकि भाई साहब मुझे पता है कि मेरा इलेक्ट्रोड जब मेल्ट ही नहीं करेगा तो क्यों दिमाग लगाना वहां पे, कहीं और फाइट करेंगे तो मेरा फायदा होगा, है ना। तो मुझे या तो वर्कपीस को मेल्ट करना या फिर फिलर मटेरियल को, तो वर्कपीस को मेल्ट करना तो ज्यादा हीट 2/3 अगर हीट हमारे को यहां देंगे, है ना, ज्यादा हीट जो अगर यहाँ पे हाई हीट देंगे तभी तो मेरा मेल्ट करेगा, वहां देके क्या फायदा, इसीलिए सिंपल इसको नेगेटिव रखते हैं, इसको पॉजिटिव रखते हैं। यानी कि टीआईजी के केस में अगर कोई कहा जाए कि डीसी का तो यूज करते हैं मैक्सिमम, वैसे दोनों का करते हैं, जैसे मैंने कहा आप डीसी एसी दोनों का यूज कर सकते हो, डीसी का भी और एसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें से ज्यादा यूज किया जाता है डीसी, उसमें डीसीईएन इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। बस लॉजिकली आपको सोचना है, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये डीसी का टेक्निक होता है, देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये मेरा क्या, दिस इज योर इलेक्ट्रोड, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये मेरा इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे एक फिलर मटेरियल आपको अगर नजर आ रहा होगा, ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड भी नजर आ रहा है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, लंबा सा पेन गया है, अगर आपको नजर आ रहा है मैं एरो करके दिखा देता हूं, ये दिस इज योर फिलर मटेरियल, ये मेरा क्या है, फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल है। और ये जो देख रहे हो ना बड़ा सा, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ई से कर देता हूं मैं, ये मेरा इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड जहां देख रहे हो आर्क आपका बन रहा है और आर्क से मेल्ट करते जा रहा है, और ये फिलर मटेरियल, वो फिलर मटेरियल से यहाँ पे हो रहा है, और साथ ही साथ कुछ मेरा मेटल भी मेल्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है वो मेरा टीआईजी का है और टी टंगस्टन का है ना, टंगस्टन इनर्ट गेट वेल्डिंग है, तो टंगस्टन जो तो मेल्ट होगा नहीं, है ना, क्लियर। चलिए इस तरह से यहां भी आप देखोगे तो सेम, यहाँ पे या तो मेटल ही मेल्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरा मेटल, या कोई फिलर मेटल भी यूज नहीं किया जा रहा, यानी यहां पे क्या हो रहा, जो मेरा मेल्ट हो रहा है वो मेरा वर्कपीस हो रहा है, वर्कपीस ही मेल्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी ये जो इलेक्ट्रोड है ये तो मेरा टंगस्टन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, द कंप्लीट रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग स्पॉट वेल्ड साइकिल हैज बीन डिवाइडेड इनटू, देखो जो हम लोग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग करते हैं ना, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, जिसके बारे में मैंने समझा था, इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। देखो ये मशीन कैसे काम, ये देखो यहाँ पे, यही मेरा क्या रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। अब ये एक स्टेज में आपको देखने को क्या मिल रहा है बताओ तो, देखो ध्यान से, ये क्या किया, एक इस तरह का कोई ऐसा है ना, कोई पत्ती है, मान लो स्टील का कोई पत्ती है, दो अलग अलग है, इन दोनों को बस जोड़ना है, स्पॉट मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट पे वेल्ड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का इलेक्ट्रोड, ये बेसिकली जो ऊपर में दिया गया, ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है मेरा इलेक्ट्रोड, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है लंबा सा जो है, वो नीचे ला रहा, पैर से दबा रहा है, पेडल में दबा रहा तो नीचे आके बैठ रहा है, और ऑटोमेटिकली वहीं पे क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, आपका वेल्डिंग कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन ये अलग अलग स्टेज में होता है ना, क्या होता है, ये मेरा अलग अलग स्टेज में होता है। वही पूछा गया कि कितना स्टेज में आपका जो है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग होता है, 2 स्टेज में, 3 स्टेज में, 4 स्टेज में, अगर होता है कितना स्टेज में, वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। सर एनीवन वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, कोई गेस कर सकते हैं, एक वाइल्ड गेस करो, तो आप लोग वाइल्ड गेस करो कि क्या हो सकता है सर, है ना, एक अनुमान लगाओ कि आंसर क्या हो सकता है, बताइए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, एनी गेसेस। एनी गेसेस। तो याद रखना ये मेरा 4 स्टेज में होता है ना, अगर आप रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हो तो ये मेरा 4 स्टेज में कंप्लीट वेल्डिंग, कंप्लीट मतलब वेल्डिंग जो पूरा है प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। सर कौन कौन सा स्टेज, चलिए अब बात कर लेता हूं। ये देख सकते हो, ये देख रहे हो, इस तरह से 2 पीस मेरा आया, कनेक्ट हुआ, सामने आया, सामने आने के बाद यहाँ पे मेरा दोनों इलेक्ट्रोड आया जो कि कॉपर का रहता है, ये भी ध्यान रखने में बताया हूं। और जहां पे मेरा मेल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वेल्ड नगेट, है ना, वेल्ड नगेट कहा जाता है। करंट सप्लाई करते हैं,
है ना। वोल्टेज बहुत कम देते हैं, करंट ज़्यादा देते हैं, 60 से लेकर 4000 के बीच में, करंट केवल 6 से लेकर 10-12 तक देते हैं, वोल्टेज कम देते हैं, राइट। करंट डेवलप होता है, वेल्ड नगद कहते हैं, 2 पीसेस जोड़ा जाता है, जहां पे सबसे अधिक हीट कहां देखने मिलता है वही मैंने बताया था, 2 वर्क पीस के बीच में। इतना सारा तो क्वेश्चन हो चुका है। अब ये पूछा गया है आगे कि ये मेरा जो है इसमें कितना स्टेज में कंप्लीट होता है, तो ये 4 स्टेज में होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है स्क्वीज टाइम। स्क्वीज मतलब होता है ना किसी चीज को मतलब जैसे कि नींबू निचोड़ना, स्क्वीज मतलब निचोड़ना। जैसे अगर आप मान लो नींबू को शरबत कभी बनाए होंगे गर्मी के दिन में, तो क्या करते हैं भाई, नींबू से सारा रस निकालना चाहता है, निचोड़ते हैं ना, दबाया जाता है। तो बेसिकली 2 पीसेस को लागने के बाद उसको सटाना पड़ता है ना, दोनों पीसेस को सामने लाते हैं, है ना, ताकि चिपक जाए ग्लू जैसा, और दोनों इलेक्ट्रोड को यहां से लाते हैं, दबा के रखते हैं ताकि हिले डुले ना जहां पे वेल्ड करना रहता है। तो एक तो हो गया स्क्वीज टाइम, है ना, तो एक हो गया स्क्वीज टाइम। तो कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक हो गया मेरा स्क्वीज टाइम, है ना, देख रहे हो यहां पे, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो गया, आपका स्क्वीज टाइम हो गया। मान लो स्टार्ट हुआ यहां से, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट है, और एंड करेगा कहीं इस जगह पे, है ना, यहां पे आपका जाके एंड करेगा, या फिर इस जगह पे, इस जगह पे, एक सेकंड, एंड कहां कर रहा है? इस जगह पे, दिस इज दी स्टार्ट, है ना, इस जगह पे स्टार्ट में 1 लिख देता हूं, ये हो गया मेरा स्टार्ट वाला, और ये सेकंड मैंने करा, यहां पे मैं करूंगा एंड। तो इसको मैं 4 भाग में डिवाइड करता हूं। एक तो हो जाता है स्क्वीज टाइम, आप समझ गए, जब दोनों आपस में सट गया तो अब बारी आता है करंट वगैरह सप्लाई करना, चार दोनों तरफ से, देख रहे हो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, इधर से भी इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, इधर से भी इलेक्ट्रिक करंट दिया गया। पहले प्रेशर अप्लाई किया, वही प्रेशर अप्लाई करा, मतलब स्क्वीज कर दिया, उसको दबाया, है ना, दबा दिया, ठीक है। अब बारी आया करंट सप्लाई करेगा तो क्या होगा, वेल्डिंग होगा, स्टार्ट करेगा, है ना, करंट जाएगा तो यहाँ वेल्डिंग हो रहा है, तो दूसरा में क्या होगा, आपका वेल्ड हुआ। तो ये होगा सेकंड वाला पार्ट जहां पे वेल्डिंग हो रहा, वेल्डिंग टाइम। अब वेल्डिंग कंप्लीट हो गया, अब वेल्डिंग मेरा हो रहा तो होल्ड करके रखते, ये नहीं कि करंट गया और वेल्डिंग होने स्टार्ट हुआ छोड़ दी, नहीं, कुछ देर तक बने रहता मेरा, तो कुछ देर होता होल्डिंग टाइम, कुछ देर हम लोग होल्ड करके रखते हैं। ये हो गया थर्ड स्टेज। पहला क्या हम लोग, मैंने कहा ए नंबर में स्क्वीज किए, बी नंबर में वेल्डिंग किए, सी नंबर में कुछ देर तक होल्ड करके रखे, जैसे हम लोग हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो गर्म करते हैं और गर्म कुछ देर तक उतने ही गर्म में बने फिर कम करते हैं। ये नहीं कि गर्म किया ठंडा तुरंत कर दिया, नहीं तो क्रैक आ जाएगा। आपको कुछ देर तक तो गर्मी उस टेम्परेचर में गर्म करते रहना, हीट ट्रीटमेंट में उसी तरह होल्ड करके रखते हैं, और लास्ट में ऑफ टाइम, अब उसको बंद कर देते हैं। बंद करते तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक गया, यहां तक ही एक तरह से बोल सकते हो खत्म हो जाता है, राइट। तो ये आपका डी वाला हो गया। तो 4 स्टेज आपको यहां पे देखने को मिला, 4 स्टेज। लेकिन बोले सर नीचे वाला ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये बेसिकली दिखा रहा है कि प्रेशर कब से अप्लाई कर रहे हैं। आप देखो एक इंक्रीज वाला है, यानी कि जब आपका स्टार्ट हुआ, इस ये जो आपका लाइन है यहां पे, यहां तो मेरा स्टार्ट हो गया, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, है ना। जैसे स्टार्ट हुआ वहीं पे जो आपका ये दोनों इलेक्ट्रोड, जो कि कॉपर का मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है, वो प्रेशर अप्लाई करता है, यानी प्रेशर धीरे धीरे स्टार्ट हो, यहां से 0 स्टार्ट होता है मेरा, इस जगह पे 0 रहता है, और 0 से धीरे धीरे इंक्रीज करते 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 प्रेशर तक जाता है। एक प्रेशर हो गया जब दोनों आपस में बिल्कुल सट गया, अब ज्यादा अप्लाई करेगा तो उसका टूट जाएगा मेरा वेल्ड पीस, तो ज्यादा भी नहीं करना है। तो इसके बाद उसको होल्ड कर रखता है, उतना ही प्रेशर रखता है ना, इसका उतना ही प्रेशर। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा प्रेशर, ताकि वो एक दूसरे से हटे ना। और जैसे मेरे यहाँ पे काम हो गया, ऑफ हो गया, मतलब कि इस बीच में आपका स्क्वीज भी हो गया, है ना, वेल्ड टाइम भी हो गया, होल्ड टाइम भी हो गया, तो लास्ट बात है ऑफ करने का। ऑफ किया तो प्रेशर भी हटा देते, दोनों आपका जो इलेक्ट्रोड है उसको हटा दिए, तो आपका बंद हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिखा गया, स्क्वीज पहला हो गया, वेल्ड, फिर होल्ड और फिर ऑफ। ये दिखाया गया धीरे धीरे इंक्रीज करता है मेरा प्रेशर, फिर ये बिल्कुल प्रेशर मेंटेन करके रखता है, उसी बीच में सब कुछ होता है, तीनों स्टेज, होल्ड भी, वेल्ड भी, स्क्वीज भी, और लास्ट में ऑफ हो जाता है ना। समझ गए? तो कितना स्टेज में होता है? 4 स्टेज में देखने को मिलता है। और ये देखो लॉट्स ऑफ करंट जनरेट ड्यूरिंग दी हीटिंग, जब ये हीटिंग करता था बहुत आपका हीट जनरेट होता है। इसी से क्वेश्चन था, ये कहां हीट जनरेट होता है? देखो पार्ट इंटरफेस रेजिस्टेंस, यानी कि जहां पे रेजिस्टेंस हो रहा है, जिस पार्ट पे रेजिस्टेंस हो रहा है ना, वहीं पे ही मैक्सिमम हीट आपका जनरेट होता है। यही क्वेश्चन था ना, याद है? इससे पहले एक आया था, कहां गया ये क्वेश्चन? तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन, है ना, कि भाई मैक्सिमम हीट इन द स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज। तो ये बेसिकली उसी का बात कर रहा गया था, जिसका आंसर आपको मैंने कहा था भी। तो देख रहे इसी तरह से आपका कनेक्ट होते हुए जाएगा, इसलिए टॉपिक वाइज में उठाया हूं ताकि भाई मजा आए चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए 67 का ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यहां पे बताइए। Anyone want to answer this question?
और जितने भी स्टूडेंट हैं सारे को इस सेशन को लाइक भी करना है, इजंट इट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो पिंच इफेक्ट के बारे में बताया गया, पिंच इफेक्ट, इजंट इट। अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आप आंसर करो। पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कहा गया कि आखिर ये पिंच इफेक्ट, पहली बात ये बला है क्या, और ये पूछने के साथ साथ बोला गया कि आखिर होता है तो ये कहाँ देखे, क्यों होता है ये। पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पिंच इफेक्ट क्या होता है, और अगर होता क्या है तो क्यों होता है, इसका आंसर यहाँ पे आपको देना है ना। क्या है कोज, क्या उसका रीजन, क्या है कारण, क्या पिंच इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, पिंच इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है, ये है क्वेश्चन। एनीवन, देखो पिंच इफेक्ट एक तरह से कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ बोलोगे इट्स अ वेरी गुड थिंग वेल्डिंग के लिए, क्योंकि पिंच इफेक्ट के लिए वजह से ही इलेक्ट्रोड जो होता है उससे टपक टपक के, मैं आपको थोड़ा एक वीडियो दिखाता हूं, एनिमेशन दिखाता हूं, ये देखो, दिस इज योर पिंच इफेक्ट, ये देख रहे हो आप एनिमेशन। इससे आप ये समझोगे कि पिंच, ये पिंच इफेक्ट की वजह से ही देखो एक तरह से क्या हो रहा है, एरिया कट होते जा रहा है और वो धीरे धीरे ड्रॉप के फॉर्म में, ये बेसिकली आप देख रहे हो लग रहा है ऐसा पानी है, पानी नहीं है डियर, ये नीचे में वर्कपीस है, या फिर समझ लो ये कुछ ऐसा है कि इस तरह से है, एक आपका वर्कपीस है और दूसरा वर्कपीस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वर्कपीस और दिस इज दी सेकंड वर्कपीस, और यहां कहीं बीच में इलेक्ट्रोड ऊपर में लगा हुआ है, और इलेक्ट्रोड से ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में यहां पे आते जा रहा है, और धीरे धीरे तब जाके यहां तो वेल्डिंग हो पाएगा ना, तब जाके ये चीज मेरा वेल्डिंग हो पाएगा, इजंट इट, तब वेल्डिंग हो पाएगा। तो पिंच इफेक्ट इन अ सेंस अगर आप वेल्डिंग करना चाहते हो तो पिंच इफेक्ट अगर होगा नहीं तो मेरा जो इलेक्ट्रोड है उससे तो मेरा पी ड्रॉप के फॉर्म में मेटल अलग ही नहीं होगा। लेकिन द पॉइंट इज ऐसा होता क्यों है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता क्यों है, तो होता क्या है समझना मेरी बात। तो यहां पे ये होता ड्यू टू, अगर मैं एक लाइन में आंसर बोलूं, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डियर ना सुजीत घोष, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आंसर, द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या कनेक्शन है, यहां तो हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, यही आप वो हो गया करेक्ट आंसर। देखो क्या है, मैं यहां पे बताता हूं आपको, इस तरह मैं बना लेता हूं, ये दो वर्कपीस है, यहां पे मान लो वेल्डिंग पूल है जहां पे वेल्ड किया जा रहा है, और ऊपर में बना लेता हूं दिस इज योर इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, ध्यान से सुनना, कि जब हम लोग आर्क वेल्डिंग में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड सराउंडेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। क्या होता है, जब मेरा करंट सप्लाई करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो ऑटोमेटिकली बन जाता है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या आ जाता है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलरेडी बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बन जाता है। ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइन, ये मेरा इलेक्ट्रोड से वर्कपीस तक आता है, इलेक्ट्रोड से किधर आता है, मेरा वर्कपीस तक आता है, ठीक है, मूव करता है इलेक्ट्रोड टू वर्कपीस। अब अगर मेरा करंट का इंटेंसिटी बढ़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरा करंट हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, करंट का इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है ना, ये भी आपका ज्यादा हो जाता, बढ़ने लगता है। और इस वजह से स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस वजह से क्या होता है कि मेरा काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, वो अप्लाइड हो जाता है मेरा कहां पे, इस जगह पे, इलेक्ट्रोड के बिल्कुल टिप पॉइंट पे, नीचे पॉइंट पे, जिसके वजह से मेरा ड्रॉपलेट, मेटल का जो ड्रॉपलेट है वो डिटेच हो जाता है इलेक्ट्रोड से, और वो मेरा कहा जाता है, ये यहां से अलग हो जाता है, धीरे धीरे ऐसे हो जाता है, वर्कपीस ऐसे कटते जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, और ये ऐसे करके धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा। पहले तो आपका इलेक्ट्रोड ऐसा रहा, फिर आपका जैसे जैसे करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, स्ट्रॉन्ग हो गया मैग्नेटिक फोर्स, तो उससे क्या हो जाता है, मेरा ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है तो डिटेच हो जाता है, और धीरे धीरे सेकंड, ये पहला स्टेज, सेकंड स्टेज में कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ थोड़ा दब जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज आएगा यहाँ पे, तो थर्ड स्टेज में कुछ कैसा, ऐसा कुछ गोल जैसा बन जाएगा। थर्ड स्टेज आएगा तो यहाँ आता है कुछ और, यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा यहाँ से ऐसे करके दब जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेज आते आते, अगर मैं इसके बाद यहाँ बता देता हूँ, तो फिफ्थ स्टेज आते आते बिल्कुल ये कुछ ऐसा होके एक पार्ट अलग ही हो जाएगा, और ये फिर कहाँ चल जाता है, आपके वर्कपीस में गिर जाता है। तो ये मान लो पहला स्टेज, ये दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ।
तो बस आपको यही इसी को कहा जाता है पिंच इफेक्ट, जो कि बड़ा एनिमेशन में बहुत ही आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ये देख रहे हो, दिस इज ये पिंच इफेक्ट, ये पिंच इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वजह से। करंट की इंटेंसिटी बढ़ता है तो उसके वजह से मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स है जो उसके चारों ओर रहता है आपके इलेक्ट्रोड के, उसका भी वैल्यू मेरा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बढ़ता है और मेरा जो इलेक्ट्रोड से जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में अलग होने लगता है ना, अलग होने लगता है मेरा मेटल, और वो मेरा जाता कहाँ पे है, वर्कपीस में जाता है। और इसी को कहा जाता है पिंच इफेक्ट। उसको क्या कहा जाता है, पिंच इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर माय पॉइंट? और आप ऐसे फील कर सकते हो कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ना, ये कुछ ऐसे, अगर मैं आपको और बता दूं कि ऐसा होता है, ध्यान समझना कि ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लास्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है ना, ये अपने साथ लेके आता पिंच को, ये अपने साथ लेके आता है और ये ले आया यार, यहां से ड्रॉप बनना स्टार्ट होता है, इससे सब कनेक्ट होता है, ये फिर एक ड्रॉप बन जाता है, ये मेरा अलग हो जाता है, वो फिर जाके वर्कपीस में पूरा वेल्ड पूल में जाके गिरता है और वो वेल्डिंग में हेल्प कहीं ना कहीं करता है। क्लियर माय पॉइंट नोट? तो ये वाली बात था जो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरा 68। देखिए सारे कोई सेशन को पहली बात तो लाइक करना है ना, और आज से आप लोग अगर डिले, आज से आप लोग को इसके बाद से आप लोग डेली आ भी जाना क्लासेस में, ठीक है? चलिए बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या कहा गया? देखो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कहा गया इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, है ना, आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर जो मेरा जनरेट होता है कितना के आसपास देखने को मिलता है ना, कितना आप लोग को टेम्परेचर देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करा गया है ना। नहीं, आपको अप टू नहीं बताना डियर, ऑन एन एवरेज। जब देखो, जब हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो ना सुरजीत, तो आप दो चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन दो तरह से बात करता है ना। एक तो बात करता है कि मैक्सिमम बात कर लेता, तब आपको ध्यान रखना कि कितना मैक्सिमम जा रहा है रेंज, और अगर इन जनरल आपको बस दिया गया तो वो बेसिकली आपको ऑन एन एवरेज पूछ रहा है, तो ये बेसिकली ऑन एन एवरेज वाला बात कर रहा है। तो याद रखना ये 5,500 के आसपास, 5,000 के आसपास वेरी करता है। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि ये आपका 5,500 से लेकर आपका, मैं बात सही गलत नहीं उठा रहा हूं, 7,000 तक जाता है, दैट्स ट्रू, है ना। तो चलो इसके बेसिस पे भी आंसर तो लगा ही लोगे, क्योंकि ये ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है, उससे ज्यादा ही दिया। तो बताओ आंसर क्या होगा, ऑप्शन बताओ, है ना। क्योंकि आर्क वेल्डिंग जो होता है एक तरह का फ्यूजन होता है, तो फ्यूज करना पड़ता है ना, फ्यूजन यानी गलाना पड़ता है। फ्यूज मीन्स क्या था, गलाया जाता है उसको, है ना, गलाया जाता है। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक आर्क बनता है वो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में बनता है, यानी बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में बनता है, और टेम्परेचर आपका प्रोड्यूस होने लगता है, तब जाके वो फ्यूज करेगा, और वो जो ऑर्डर होता है वो लगभग 7,000 तक चल जाता है, 5,500 से लेकर। तो यस, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं रेंज पूछा है ना, तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा ना, 5,500। तो वो रेंज यहाँ पे पूछा, आपको मैक्सिमम नहीं जाना, ये नहीं कि 7,000 के आसपास 8,000 देखे तो मार दिए कि नहीं सर 7,000 के आसपास तो 8 ही है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा ना 7,000 के आसपास तो 8,000 ही है सर, मार देते हैं। नहीं, आप ये समझो कि अप टू जाता है, ये दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ये दिस इज द मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट तो बात नहीं करा गया है ना, ऑन द ऑर्डर ऑफ, तो ये यहां से यहां तक, इसके रेंज में जो आसपास नजर आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। ये 3,500 तो कम हो गया, ज्यादा ही कम, 5,500 से कम, 8,000 7,000 से ज्यादा हो गया, तो रेंज आपको पकड़ना है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और याद रखना आर्क वेल्डिंग के लिए डीसी और एसी दोनों ही हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर क्या यूज करते हैं, मोस्ट प्रीफर किसको करा जाता है, अगर एसी डीसी दोनों है तो डीसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। याद रखना ये हम लोग ज्यादा मोस्ट प्रीफर करा जाता है, प्रीफर आपका तरीका है ना। कोई अगर करना चाहेगा वेल्डिंग थ्रू दी आर्क वेल्डिंग करना चाहेगा तो वो डीसी मशीन का ज्यादा यूज करेगा पावर सोर्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 69 की ओर। कहा गया इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सही बात है। कहा गया इलेक्ट्रिक आर्क किसके किसके बीच होता है, आपके बेस मेटल यानी कि बेसिकली आपको बोला गया वर्कपीस जिसको बेस मेटल भी कह सकते हो, और इलेक्ट्रोड के बीच में। लेकिन कैसे कैसे होता है, वोल्टेज की वजह से, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से, फ्लो ऑफ करंट की वजह से, या ऑल दीज यानी कि तीनों की वजह से। ऑब्वियसली बात है पहला वोल्टेज तो होगा नहीं सर। अब बचा दो ऑप्शन, या तो फ्लो ऑफ करंट या कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो बताओ कोई, देखो है तो आर्क, है ना,
और ये आर्क मेरा छोटा बड़ा होता है, 10 mm तक का आर्क हो सकता है। ये जो आर्क का गैप होता है ना, आर्क का गैप, ये अप टू मेरा 10 mm तक रहता है। 10 mm मतलब करने का मतलब यहाँ पे मेरा आर्क है और यहाँ वर्कपीस है, तो ये जो गैप है ये शॉर्ट लॉन्ग आर्क रहता है, लेकिन हाँ इतना तक जा सकता है ना। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के वजह से होता है, यस, है ना। तो आर्क जो मेरा क्रिएट होता है ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा यूज करते हैं, कोई बता सकते हैं? आप ही बताइए सुरजीत, है ना। इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड वो किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड बताओ। याद रखना, मतलब ऐसा नहीं कि यही यूज किया जाता है, लेकिन याद रखना कॉपर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मैंने अभी बताया था रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, अभी कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है ना। और हाँ, कभी कभार पूछेगा कि टेम्परेचर कितना जाता है ना। तो अच्छा, इससे पहले जो था वो किस चीज के बारे में, टेम्परेचर चलो बता ही दिया, तो ये तो समझ ही होंगे, है ना। देखो, एक क्वेश्चन में आपको यहां से मुझे याद आया कि यहां से दो क्वेश्चन है। जैसे यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखना। अब देखो यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो टेम्परेचर रेंज है ये पता किस चीज का पूछा गया है? ये पूछा गया आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर नहीं, आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ आर्क, है ना, जो आर्क वेल्डिंग करता है उसका जो आर्क का टेम्परेचर वो कितना जाएगा, ये आपको पता है? तो वो जो है ना, उसका आंसर फिर हो जाएगा रेंज आपका 3500 से लेकर 5500 तक। अब बोलेंगे सर ये आपने क्या बता दिया? दिस इज दी आर्क टेम्परेचर, आर्क टेम्परेचर, और दिस इज दी वेल्डिंग टेम्परेचर। और ये दोनों में बात कर रहा आर्क वेल्डिंग के केस में, आर्क वेल्डिंग केस में। तो ये मुझे लगा कि इसको बाइफर्केट कर देना चाहिए, दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। अब यानी कि सर आर्क वेल्डिंग अगर बोले कि वेल्डिंग टेम्परेचर कितना जा सकता है, इसमें आपका मेटल भी मेल्ट हो रहा, वर्कपीस भी मेल्ट हो रहा, उस सबको ध्यान में रखते हुए कहा गया। लेकिन अगर वो है कि आर्क वेल्डिंग जो आर्क है वो कितना गर्म तक होता है, तो ये इतना तक जाता है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं? बाकी ये बोलेंगे सर ये अगर मैं 5,500 तक जा रहा है, 7,000 तक कैसे चल जाता है? क्योंकि देखो आपका एक तो करंट उसमें आ रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, उसके करंट की वजह से भी गर्म होता है, तो वो भी वर्कपीस में भी हम लोग करंट देते हैं, उसमें भी करंट देते हैं। तो एक तो उधर से 5,500 के आसपास आ रहा है, इधर भी करंट आ रहा है, वर्कपीस को और गर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना। लेकिन इस तरह का इतना कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ फिर भी मुझे लगा यू शुड हैव टू नो दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। देखो ये रहा मेरा, दिस इज दी, ये देख रहे हो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ये देख रहे हो आपका इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल ये मेरा हो रहा सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, तो आर्क वेल्डिंग ही, आर्क वेल्डिंग का टाइप है जिसको कहा जाता है सिल्डेड मेटल। इसमें क्या करता है, दो पीस में सामने लाया जाता है, देखो यहाँ पे बीच में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड के हेल्प पे, इलेक्ट्रोड टॉर्च के हेल्प से बिल्कुल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे वेल्डिंग धीरे धीरे किया जा रहा है। फिर हम लोग फिनिशिंग वगैरह करते हैं और हैवी गो आपका यहाँ पे जो है वो वेल्डिंग पीस जो है वो रेडी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 70। इन अ लीनियर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना। आर्क वेल्डिंग के केस में कहा गया जो हीट इनपुट हम लोग देते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ में, है ना, कितना मुझे वेल्डिंग करना है, सपोज करो मुझे इतना बड़ा, इस दोनों वर्कपीस इस तरह से, है ना, एक और दो, इस बीच में हम लोग वेल्डिंग करना, तो इतना मेरा जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक का जो मेरा लंबाई है जिसमें हम लोग वेल्डिंग करना चाह रहे हैं, दिस इज दी एल लेंथ, इतना करें। तो पर यूनिट लेंथ एक पर्टिकुलर लेंथ में हीट इनपुट देते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वेल्डिंग करंट पे, वेल्डिंग वोल्टेज पे, वेल्डिंग स्पीड पे, या फिर ड्यूटी साइकिल ऑफ द पावर सोर्स, किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है बताइए। इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखना, H इक्वल टू वी आई अपॉन एस, है ना, या फिर आप बोल सकते हो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो आपको बहुत ये तो आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक आप लोग देखे होंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है मेरा, नहीं डियर, नहीं बी नहीं होगा, वेल्डिंग वोल्टेज नहीं होगा, है ना। वेयर आई इज दी करंट, ये आपका क्या था, वेल्डिंग करंट हो जाता है, वेल्डिंग करंट हो जाता है, ठीक है। एंड वी, अगर मैं वी का बात करता तो वी क्या जाता है, दिस इज दी वोल्टेज, ये मेरा वोल्टेज आता है। एस जो है ये मेरा स्पीड हो जाता है, वेल्डिंग स्पीड हो जाता है, ठीक है। एंड आर जो होता है ये तो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है।
और टी जो है ये टाइमिंग है, टाइमिंग। टाइमिंग किसका? टाइम ऑफ करंट, करंट का कितना टाइम है वो बात करा गया। अब यहां से जो आपको दिया गया वो देख लो, आपको आंसर यहां पे जो है देखने को मिल जाएगा ना। तो कहा गया यहां पे क्या, हीट इनपुट का बात करा गया है ना, हीट इनपुट, हीट इनपुट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बात क्या है, इनवर्सली किसके बराबर होता है? इनवर्सली का प्रोपोर्शनल अगर मैं देखता हूं तो एच जो है, यही तो मेरा एच क्या है बेसिकली, है ना, एच ही तो मेरा हीट है। तो ये मेरा हीट जो है, ये अगर मैं हीट का बात करता हूं, ये हीट का, तो ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का एंड करंट का। तो वोल्टेज आपने जो कहा वोल्टेज का बी, लेकिन वो डायरेक्टली रहता, तब ये इनवर्सली का बात करा गया है। अगर मैं देख रहा हूं यहां पे वोल्टेज जो है, वोल्टेज और करंट जो है, ये दोनों का दोनों मेरा कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां बात करेंगे इनवर्सली का, तो इनवर्सली मेरा आ जाता है वेल्ड स्पीड, यानी एच जो है ये इनवर्सली किसका, स्पीड का है, स्पीड का, इजंट इट। तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, स्पीड, वेल्डिंग स्पीड, है ना। और रेजिस्टेंस के फॉर्म में रहता तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, है ना, या फिर ये फॉर्मूला यूज करना। जब बात करेगा रेजिस्टेंस का तो आप इसको यूज करो, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का बात करेगा तो ये, अगर वो बात करेगा स्पीड करंट का, है ना, स्पीड, और अगर वोल्टेज का बात करेगा वोल्टेज स्पीड, तो इसको यूज कर लेना। तो ये दोनों है, दोनों ही बेसिकली आपका हीट बताता है, हीट पर यूनिट लेंथ कितना यूज किया जाता है ड्यूरिंग दी आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में किसका क्या योगदान है, कौन इनवर्सली है, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन इनवर्सली, किस पे डिपेंड करता है। तो ये भी आप बोल सकते हो कि अगर आप आर्क वेल्डिंग कर रहे हो तो वो मेरा किस पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, इसके अलावा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और आपका टाइमिंग, करंट के टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ये सब पे डिपेंड करता है कि कितना मेरा हीट जो है वो डेवलप करेगा। तो यानी कि आर्क वेल्डिंग हीट इज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज, करंट, स्पीड, रेजिस्टेंस एंड टाइम ऑफ द करंट। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट्स व्हाई यहां पे क्या आ जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप चीजें समझ गए होंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। इंश्योर करेक्ट जॉइंट प्रिपरेशन, करेक्ट इलेक्ट्रोड साइज एंड फिलर रड साइज एंड करेक्ट ट्रेवल। अच्छा, ये तो आर्क वेल्डिंग का ही बात कर दिया है, अभी तो सब हम लोग बात ही की है। ये सब बोला गया कि क्या क्या चीजें हैं, ये कहां पे यूज किया जाता है ना। अभी हम लोग भी एक बात किया ना आपके स्पीड के बारे में, है ना, स्पीड के बारे में, एस जो मैंने कहा था, है ना, एस वेल्डिंग स्पीड, तो इसके बारे में बात करा गया। फिलर रड का साइज, साइज क्या रहेगा, लेंथ कितना, हम लोग जो रड रहता है उसका भी साइज देखते हैं कि भाई मेरा थिकनेस का करना, थिक करना है या मोटा या पतला करना है। मान लो आपका पतला पतला प्लेट है कोई, है ना, इस तरह से पतला पतला प्लेट है, लेकिन हो सकता है कि ये प्लेट जो है मेरे थोड़ा मोटा है, कुछ इस तरह से थिकनेस है। तो फिर थिकनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो यूज करते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रोड, वो भी थोड़ा सा मोटा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। करेक्ट इलेक्ट्रोड साइज, वही बात है, साइज हो गया, फिलर रड का साइज हो गया, जॉइंट पेनिट्रेशन कितना करना है, तो ये सब का सब हम लोग किस में बात करते हैं, आर्क वेल्डिंग। गैस में क्या, गैस रहता है ना, वो आप उसमें थोड़ा ना हो गया कि कोई थिक मेटल है तो दूसरा ही गैस यूज कर लोगे, वो उतना ही आप गैस के वेलोसिटी को बढ़ा दोगे, गैस का ज्यादा आप वहां पे सप्लाई करोगे, है ना, एसिटिलीन गैस हो गया या फिर ऑक्सीजन का हो गया, उसमें आप ज्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करोगे, या फिर कभी आप ज्यादा जैसा वेल्डिंग करोगे उस बेसिस पे आप जो अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग एलॉय के लिए आप किसी में कार्बोनाइजिंग वेल्डिंग करते हो, किसी में ऑक्सीडाइजिंग वेल्डिंग करते हो, तो ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करोगे, फिर कार्बन ज्यादा सप्लाई। वहां तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड रहता है, गैस जाता है, उसको गर्म करना, जलता है। लेकिन आर्क वेल्डिंग के केस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है, जितना मोटा रहेगा करंट ज्यादा डेवलप करेगा, थिकनेस है मेरा ज्यादा सीट का, तो ये डिपेंड करता है, साइज क्या है, स्पीड कितना ले जाना है ना, ये सब मैटर करता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर यहां पे समझ गए होंगे, वेरी बेसिक क्वेश्चन, बी विल बी द करेक्ट आंसर, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कहा गया इलेक्ट्रोड गेट कंज्यूम इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि किस वेल्डिंग में जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम हो जाता है, मतलब मेल्ट कर जाता खुद ही। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है, तो यही मेरा मेल्ट होके, वही मैंने कहा था ना पिंच इफेक्ट सपोज करो, है ना, तो ये क्या हो रहा है कि खुद ही मेरा मेल्ट होके ये मेरा जा रहा है वर्कपीस की ओर, है ना। मान लो यहाँ बीच में वेल्ड हो रहा है, तो इस जगह पे वेल्डिंग करने के लिए यही मेरा मेल्ट होते होते जा रहा है ना। तो ये किस केस में होता है, वो भी इस बात एक तो बहुत ही फेमस है, आपको पता है, MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, क्योंकि TIG नहीं होता है, TIG नॉन कंज्यूमेबल होता है, इसमें क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल, लेकिन हाँ इसमें मेरा कंज्यूमेबल रहता है MIG में, है ना, समझ गए। ठीक है, तो यहां का आंसर क्या आ जाएगा, तो MIG कैसा आर्क वेल्डिंग में आता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो लो ना आप जितने भी है आपका MAG हो गया, MIG हो गया, ये सब का सब जो है कंज्यूमेबल है। आर्क वेल्डिंग में ही TIG भी आता है, लेकिन हाँ
वो MIG में ही आता है, मतलब आर्क वेल्डिंग में ही प्रोसेस में आता है। जैसे कोई बोले कि TIG, MIG, MAG ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आर्क वेल्डिंग है ना। है ना। चलिए बढ़ते हैं। देखो इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसा लग रहा है ना पानी है, ये बेसिकली कुछ नहीं है डियर, ये इलेक्ट्रोड होता है ना। और आप और एक चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जस्ट अ मिनट में आपको दिखाता हूँ इसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग नोटिस नहीं करेंगे। जैसे देखो ये किनारे किनारे व्हाइट व्हाइट कलर का ये क्या दिया, बैंड जैसा, ये कोटिंग करा गया है। ये क्या है, ये मेरा कोटिंग है, ये देख रहे हो, ये दिस इज योर कोटिंग, यही कोटिंग है। अब यही कोटिंग का फायदा क्या क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोटिंग क्या करता है। पहली बात, कोटिंग जो होता है मेरा इलेक्ट्रोड को बचाता है। दूसरा चीज, जब मेरा मेल्ट करता है ना वर्कपीस, जैसे देखो यहाँ पे अंदर का जो है वो मेरा इलेक्ट्रोड मेल्ट कर रहा था, ये भी मेल्ट करता है और ये एक सील्डिंग इन्वायरमेंट बनाता है। यही जो है ना सील्डिंग इन्वायरमेंट, देखो धुआं धुआं बना रहा, सील्डिंग इन्वायरमेंट ये मेरा बचाता है, इसको है आर्क को स्टेबल रखता है ना। तो इसका भी बहुत फायदा है, तो याद रखना है ना। इस तरह से धीरे धीरे ये मेरा सूखते जाएगा और फिर मेरा वेल्डिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। सारे कोई सेशन लाइक कर रहे हो ना, है ना, सारे कोई सेशन लाइक कर लेना, ठीक है। अभी तक अगर आपने नहीं करा है तो फटाफट आप लोग सेशन को लाइक करो। चलिए क्या होगा इसका आंसर, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, इसका सी बोल रहे हैं आप लोग। देखता क्वेश्चन क्या कहा गया है। द स्ट्रेंथ ऑफ properly welded joint as compared to base metal would be same, more, less और unpredictable, है ना। तो बात यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मोर, सेम, लेस और अनप्रिडिक्टेबल, तो क्या होगा, वेरी गुड नाइस, आंसर होगा मेरा बी। ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे आप वेल्डिंग करते हो उसका स्ट्रेंथ जो होता है बेस मेटल से भी ज़्यादा होता है। अगर मैं इस तरह से अगर मैं मेटल लिया हूँ ना, ये दो को अगर मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर मैं बीच में यहाँ जोड़ूंगा ना तो जो इसका मजबूती होगा वो बहुत फार बेटर होगा देन दी बेस मेटल। ये मेरा बेस मेटल है, तो ये बेस मेटल जो है ना इससे ये कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको होगा, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है। तो बेस मेटल से कहीं ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल जाता है, कहीं ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो दिस इज दी आंसर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी बी योर करेक्ट आंसर, इजंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, फॉर वेल्डिंग प्रोसेस विच इज नॉट करेक्ट, है ना, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा यहां पे करेक्ट नहीं है वो यहां पे बात करा गया है। चलिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर वेल्डिंग प्रोसेस में, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा यहां पे करेक्ट नहीं है। नॉर्मली वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर वेल्डिंग का यहाँ पे बात नहीं कर रहा है ना, कि गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग, ये कोई भी वेल्डिंग का बात करा गया कि वही वेल्डिंग प्रोसेस में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा वो आपको यहाँ पे चूज करना है ना, नॉट करेक्ट। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला अगर आप देखते हो पॉइंट को, तो क्या कहा गया है कि वेल्डिंग जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द फेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये हो गया पहला। तो भाई अगर मैं बात करूं तो वेल्डिंग साइज जो है, अच्छा ठीक है, डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द फेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये लोग बिल्कुल करता, अभी जैसे मैंने कहा कि आर्क वेल्डिंग के केस में लोग साइज मैटर करता है ना, बिल्कुल। फिर का बात करें कि मेटल फ्यूजन टेक प्लेस बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूजन पॉइंट, यानी कि मेटल फ्यूजन अगर आपको करना, गलाना है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग टेम्परेचर को राइज करके, बिल्कुल सही बात, अगर ज्यादा आप करंट सप्लाई करोगे तो उसकी वजह से ज्यादा मेल्ट होगा, ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हो, यानी ज्यादा अंदर तक आप डेप्थ तक वेल्ड कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। आगे बढ़ जाता है, फिर कहा गया इन प्रेशर वेल्डिंग द एंड ऑफ द मेटल पीस आर जॉइंट इन इलास्टिक स्टेट, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। प्रेशर वेल्डिंग के केस में इलास्टिक स्टेट में ये तो नहीं होता है ना, तो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, गैस फ्लेम इज यूज एज हीट सोर्स इन दी गैस वेल्डिंग, हाँ गैस वेल्डिंग में
जो मेरा गैस फ्लेम होता है उसी को हीट सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है, कि वहां पे कोई करंट वगैरह सप्लाई नहीं करता, बस गैस आता है, उसको जलाया जाता है आग की तरह, जैसे मोमबत्ती जलता है या फिर घर का जो एलपीजी गैस सिलेंडर जलता है उसी तरह का फ्लेम निकलता है और गैस वेल्डिंग करता है। दैट्स ऑल्सो करेक्ट, यानी कि आपका करेक्ट जो आंसर हो गया वो हो गया कौन सा, सी, क्योंकि रॉन्ग यहाँ पे चूज करना था तो रॉन्ग मेरे सी नजर आया, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखना क्योंकि ये इलास्टिक स्टेट नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा मेरा प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट में होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर माय पॉइंट और नॉट, है ना। इलास्टिक स्टेट मतलब वो स्टेट फिर से रिटर्न आ जाता है, प्लास्टिक स्टेट जब वो पूरी तरह से डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो डिफॉर्मेशन पूरा हो ही जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है मेरा मटेरियल का वो चेंज हो जाता है, अलग स्टेज में चल जाता है ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें भी आपको सिलेक्ट करना करेक्ट आंसर को, और यहाँ पे उस बेसिस पे आपको बताना कितना करेक्ट आंसर है। पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। कहा गया विच आर द फॉलोइंग जॉइनिंग प्रोसेस आर बेस्ट सुटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप टू कैरी द गैस प्रोडक्ट। तो कहा गया कि बताओ अगर आपको गैस जो भी गैस वगैरह को होता है प्रोडक्ट है उसको आप पाइप के थ्रू ले जाना चाहते हो, ले आना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सुटेड क्या तरीका होगा। रिविटेड कर सकते हो, वेल्डिंग कर सकते हो, या बोल्ट एंड नट जॉइंट के थ्रू आप पाइप के, आप खुद ही समझोगे सर मैं अगर नट बोल्ट के थ्रू पाइप मतलब पानी सप्लाई करता हूं, कोई भी गैस सप्लाई करता हूं, तो वैसे अब गैस तो लीक कर जाएगा, है ना, गैस तो लीक कर जाएगा, तो ये तो रहने से होने से रहा। रिविट का भी सेम हाल है, रिविट भी पूरी तरह से आपको लीक प्रूफ जॉइंट नहीं देता, यहां पे मुझे लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है ना, लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है, मतलब गलती से भी आपको जो है कुछ भी आपका लीक नहीं होना चाहिए, गैस है ना, गैस है। तो दैट्स वाई हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अगर आपको लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए, लीक प्रूफ PROOF प्रूफ जॉइंट चाहिए, तो यू नीड वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग ही एक तरीका है, यानी कि ओनली 2 हो जाएगा जिसके थ्रू से आप जो है सीमलेस वेल्डिंग और लीक प्रूफ जॉइंट प्राप्त कर सकते हो, जिसमें किसी तरह का कोई भी, है ना। और कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में रिविटिंग और बोल्ट और नॉट के कंपेयर में वेल्डिंग का जो स्ट्रेंथ भी होता है वो सुपीरियर होता है, ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। यस, ओनली वेल्डिंग, यस बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 76 की ओर। 76 कहा गया कि वेल्डिंग यूनिट्स ऑपरेट एट व्हाट पावर फैक्टर। जो वेल्डिंग यूनिट्स होता है ये ऑपरेट करता है किस पावर फैक्टर में, 0.3, 0.6, 0.8 और 0.9, 0.9, है ना। जीरो 0.3, 0.6, 0.8 और 0.9। सिंपल पावर फैक्टर का बात करा गया है, किसमें पावर फैक्टर क्या होता है, चलो पहले वो बता देता हूं। पावर फैक्टर बेसिकली रेशियो होता है रियल पावर का और अपेरेंट पावर का। तो मैं ये लिख देता हूं कि पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर, ठीक है, जिसमें पावर और पावर का आप किलोवाट में लेके चलोगे, है ना, पावर इन किलोवाट, ओहो किलोवाट में लेके चलोगे पावर को, एंड डिवाइड होता है अपेरेंट पावर, ये भी हम लोग किलोवाट में लेके चलते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात कि नहीं, है ना। चलिए, तो ये चीज आ जाता है ना, या फिर बोल सकते हो PF इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं ये, हम लोग या तो इसको P भी कहा जाता है और इसको हम लोग S कह सकते हैं, तो P/S भी कहा जाता है, इज इक्वल टू इसको हम लोग कॉस फाई से भी दिखाया जाता है, इसको कॉस फाई से भी करते हैं। अगर इसको आप लोग एक काम करोगे, इलेक्ट्रिक लोड के ऊपर इसको ड्रॉ करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इधर आप लोगे Q को यानी पावर को लोगे, इधर लोगे आप अपेरेंट पावर को, ये आपका हो गया रियल पावर, है ना, रियल पावर हो गया। यहाँ पे आप लेते हो, एक सेकंड इसको मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ ब्लैक कलर से तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। रियल पावर जो होता है आप इस साइड में लेके चलोगे P को, और S आपका हो गया अपेरेंट पावर, S हो गया यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ आ जाता है रिएक्टिव पावर, जिसको हम लोग Q से दिखाते हैं, है ना। तो ये बेसिकली जो Q होता है यही होता है पावर फैक्टर एंगल। तो Q बेसिकली क्या आ जाता है, Q को चाहता बोल सकते हो पावर फैक्टर एंगल। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, है ना, यहाँ पे इसको मैं फाई लेके इस तरह एंगल लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे cos फाई इक्वल टू P/S आ जाता है। तो आपको बस ये जानना है
कि ये कितना हम लोग का होता है, तो ये मेरा वेरी करता है 0.5, यहाँ पे कोई नहीं दिया है तो यहाँ 0.3 होगा, उसी के आसपास जाता है ना, यानी 0.5 अप टू वहाँ तक जाता है, अप टू होता है, अप टू 0.5 होता है, ठीक है। अप टू क्या होता है मेरा 0.5 होता है, फिर ऐसे बोल सकते हो बिलो मेरा 0.5 होता है, तो उस 0.5 से कम मेरा कौन है 0.3 ही है, तो दैट्स वाई आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, पावर फैक्टर। क्लियर। चलिए, पावर फैक्टर मतलब एक होता है ना कि कोई भी इंजन जो है वो कितना एक्चुअल में लिखा जाता है और कितना वो रियल पावर जनरेट कर पा रहा है ना। जैसे आप बाइक खरीदते हो तो कहा जाता है कि आपका जो बाइक है वो माइलेज देगा 70 का 80 का, लेकिन एक्चुअल में उतना तो नहीं देता है, कुछ ना कुछ कम ही देता है ना, क्योंकि वो हर एक आइडियल कंडीशन पे चेक करता है कि माइलेज गाड़ी का अच्छा है, फ्यूल बिल्कुल एकदम सही जा रहा है, इंजन बिल्कुल टॉप नॉच पे है, कार्य कर रहा है, हर एक पार्ट्स काम कर रहा है, आप बिल्कुल चला रहे हो तो बिल्कुल एनएच में चला रहे हो, एक भी गड्ढा उड्ढा बीच में नहीं है, स्पीड आप मेंटेन किए हो, है ना, कोई ट्रैफिक नहीं है, तब जाके वो माइलेज देगा। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता रियल लाइफ में, है ना। रियल लाइफ में आप एक दिन देते हो, 10 दिन के बाद आपका बाइक में कई सारा चीज़ थोड़ा बहुत तो चलने के साथ साथ पुराना होते जाता है, तो कुछ ना कुछ उसमें इनरिवर्सिबिलिटी कमियां आपको आते जाएगा और डाउन होते जाएगा। उसी तरह से कि अपरेंट पावर में रियल पावर मुझे कितना आउटपुट मिल पा रहा है, उसी को पावर फैक्टर कहते हैं, कि एक्चुअल में कितना वो मेरे से ये जो आपका डिवाइस है वो पावर मेरे को दे पा रहा है, दैट इज द सिंपल थिंग, है ना। तो मेरा मैक्सिमम जो 0.5 मैंने 50% के आसपास आपको देखने मिलता है। 0.5 मतलब क्या हो गया 50%, परसेंटेज में अगर आप इसको करना चाहोगे तो 50% आ जाता है, ठीक है, तो 50% आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, है ना। चलिए, ठीक है, ओके। सो बढ़ते हैं वो लोग आगे, और आगे हम लोग बात करते हैं एक न्यू क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे लगा आप लोग कुछ बोल रहे हो गया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 77। क्या क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन बोला गया कि ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर एसी वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है आर्क वेल्डिंग के केस में कितना होता है, ये बात करा गया है। ओपन सर्किट वोल्टेज आर्क वेल्डिंग के केस में, है ना, बताइए। ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, ये सब तो मैं आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया हूं, है ना। और क्लोज सर्किट वोल्टेज भी होता है, तो याद रखना ओपन सर्किट के केस में हम लोग 40 से लेकर 90 वोल्ट तक लेके चलते हैं, और क्लोज के केस में हम लोग 18 से लेकर 40 तक लेके चलते हैं। दिस इज फॉर ओपन सर्किट, ठीक है। वोल्टेज का बात करें, दिस इज योर फॉर क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में 18 से 40, और इसमें हम लोग लेते हैं ओपन में 40 से लेकर 90। तो यहां ओपन का बात करा गया है, तो 40 से 90 के बीच में 95 है, तो आप यही मारोगे इसके रेंज में, तो ये यही आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गया मेरी बात की नहीं। और ये मेरा कई फैक्टर पे डिपेंड करता है मेरा, जैसे बेस मेटल हो गया, इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड में जो कोटिंग लगा हुआ है उस पर बात आ जाता है। क्योंकि भाई साहब आप अगर कितना वोल्टेज दे रहे हो इस इलेक्ट्रोड पे, तो आपको ये पता होना चाहिए ना, ये आपको पता हो जाना चाहिए कि मेरा जो बेस मेटल है उसका टाइप क्या है। जो मेरा बेस मेटल है ना, भाई बेस मेटल मेरा सॉफ्ट है या हार्ड है, स्टील है, कास्ट आयरन की कॉपर है। भाई कॉपर में कम जल्दी मेल्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम जल्दी मेल्ट हो जाएगा, स्टील के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बेस मेटल का टाइप क्या जाता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे करंट वगैरह सप्लाई करते हैं, ओपन रहे या क्लोज रहे। फिर इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड आपका होता है ना, इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो पहली बात इलेक्ट्रोड कौन सा है, क्या थिकनेस इसका है, कंपोजिशन क्या है, और इसका जो कोटिंग होता है, इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग होता है ना, कोटिंग उसके भी टाइप पे ये मेरा डिपेंड करता है ना। समझिए मेरी बात के साथ ही साथ पोलैरिटी, कि आप कौन सा लेके चल रहे हो, पोलैरिटी आप डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या लेके चलते हो, इन सब पे डिपेंड मेरा करता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। चलिए, अच्छा आपको ये तो पता है ना आप लोगों की ओपन सर्किट वोल्टेज क्या कहा जाता है और क्लोज सर्किट वोल्टेज किसको कहते हैं, एनीवन, है ना। नहीं पता है एनीवन, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे हैवी लाइफ तो बोल नहीं रहे हैं। जब आपका वोल्टेज जनरेट कर रहा है लेकिन अगर वो वेल्डिंग काम नहीं कर रहा तो उसको हम लोग बोल देते हैं आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि
मैं यहां लिख देता हूं, वोल्टेज जनरेटेड बाय वेल्डिंग मशीन, है ना, बाय वेल्डिंग मशीन जब व्हेन नो आपका वेल्डिंग बीइंग डन, है ना, नो वेल्डिंग इज गोइंग ऑन, आप कुछ भी बोल सकते हो, गोइंग ऑन, है ना, जब आपका वेल्डिंग नहीं चल रहा है, वेल्डिंग काम नहीं हो रहा, तब जो मेरा वोल्टेज वहां पे जनरेट कर रहा है वो ऑन है मेरा, लेकिन वो वेल्डिंग नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो उस समय पे हम लोग लगभग जो है वोल्टेज लिया जाता है 80 के आसपास, इस समय पे हम लोग लेके चलते हैं, 80 के आसपास हम लोग लेके मैक्सिमम जाता है, ठीक है। इसको मशीन रनिंग आइडियल कहा भी जाता है, समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड योर ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। और एक होता है आर्क वोल्टेज, ये क्या होता है भाई, आर्क वोल्टेज, ये क्या है सर, ये क्या बोला है, आर्क वोल्टेज। आर्क जो वोल्टेज होता है, ये जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड एंड वर्क के बीच में ड्यूरिंग द वेल्डिंग, उसको कहते हैं आर्क वोल्टेज। यानी ये बेसिकली क्या होता है कि वोल्टेज जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग, ठीक है। ओपन समझ गए भाई। ओपन मतलब क्या, सर्किट जब तक ओपन रहता है, यानी करंट नहीं जा रहा है, आप भाई स्विच को ऑन कर देते हो, ऑफ कर देते हो, आपका बल्ब नहीं जलता, क्यों, सर्किट आपका ओपन है ना। जैसे आप उसको क्लोज करते हो, मतलब मान लो कि ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे मान लो इस तरह से गया है, यहाँ स्विच आपका लगा हुआ है, फिर यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ बल्ब लगा रहा है ना, फिर ऐसे करके गया, फिर करंट वगैरह सप्लाई हुआ, ऐसे करके गया, है ना, इस तरह से गया, है ना। यहाँ पे मान लो स्विच है, स्विच अभी इस तरह से ऑफ है, ऐसा ऑफ है, यानी ऑफ है, यानी क्या है, ये मेरा ओपन सर्किट है, अभी ओपन सर्किट है। जब मेरा ओपन सर्किट होता है, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई मेरा करंट नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा है। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे सटा देंगे ना, इस तरह कर देंगे, सटा देंगे, तो अब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, है ना, क्लोज हो गया। जैसे मेरा क्लोज हो जाएगा, यहाँ मेरा करंट सप्लाई करने लगेगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा सप्लाई करने लगेगा, सप्लाई ऑफ करंट होने लगेगा, सप्लाई ऑफ यहाँ पे करंट मेरा होने लगेगा, सिंपल सा बात है। तो उस समय पे इतना लेते हैं, ठीक है, ये वाली ध्यान रखना आप लोग। बाकी एक आर्क वोल्टेज है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 78 में कहा गया, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। आर्क वेल्डिंग में जो आर्क का लेंथ होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना हम लोग लेके चलते हैं, फिर से समझो। आर्क वेल्डिंग में जो लेंथ ऑफ आर्क, चलिए मैं डायरेक्ट में फिगर, अच्छा फिगर में इसका तो था, ओहो फिगर में लेना भूल गया, कोई नहीं। देखो ये मान लो है इस तरह से है, ये मेरा इस तरह से आर्क यहां बनता है, ठीक है। ये मेरा छोटा भी आर्क होता है, लॉन्ग भी आर्क होता है ना। तो दिस इज दी आर्क लेंथ, ये क्या है मेरा आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। तो ये हो गया आपका लॉन्ग, हो गया लॉन्ग आर्क हो गया। और ये जो आर्क आपका है, ये मान लो यहाँ पे मेरा वर्क पीस है और इसमें मेरा वर्क पीस यहाँ पे है, दिस इज दी वर्क पीस। तो ये जो लेंथ मेरा है, ये हो गया मेरा शॉर्ट आर्क। ये क्यों, कौन सा आर्क हो गया, छोटा आर्क है, शॉर्ट आर्क। तो एक में आपका बड़ा लॉन्ग आर्क है, ये मेरा शॉर्ट आर्क है ना। इस वाले में देखो इतने छोटा आर्क है, यही आपका आर्क बन रहा है, काला वाला जो मैं कर दिया, और ये वाला देखो ब्लैक वाला में बिल्कुल छोटा, यहाँ बड़ा बन रहा है। तो पूरा आर्क वेल्डिंग में जो लेंथ आर्क होता है, आर्क लेंथ होता है, शुड बी अप्रोक्सीमेट कितना इक्वल रहता है, कितना लंबा होना चाहिए, है ना। तो पहला गया 1/2 ऑफ दी हाफ टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड रॉड का। ये जो रॉड मेरा है, इलेक्ट्रोड का रॉड है, यही मेरा इलेक्ट्रोड का रॉड है, इलेक्ट्रोड का रॉड है। इसका जो भी मेरा डायमीटर है, डायमीटर बोले तो व्यास, ये जो मेरा डायमीटर है, डायमीटर, तो डायमीटर का 1/2 होना चाहिए, है ना, या ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी डी जितना मेरा है, मान लो डायमीटर ऐसा कुछ गोल जाएगा ना, तो ये डायमीटर मेरा जितना रहेगा, डी जितना रहेगा, क्या इसका दुगना होना चाहिए, कि जितना बड़ा है इसका जस्ट दुगना आपका आर्क है, कि इतना मान लो ये है मेरा 5 mm का है डायमीटर, ये मैं डायमीटर कितना मान लिया हूं कि 5 mm का है, तो क्या ये मेरा 10 mm का आर्क होना चाहिए, वो बात करा गया है ना, या हाफ ऑफ द डायमीटर। तो याद रखना आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूं, इक्वल रहता है। अगर 5 mm का डायमीटर है तो आर्क लेंथ भी कितना होगा मेरा, 5 mm का होगा, ठीक है। तो कहा गया आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली, लगभग, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हाँ अगर कोई पूछे तो इन जनरल जो है अप्रोक्सीमेट लगभग इसके आसपास हम लोग लेके चलते हैं, कि जितना मेरा इलेक्ट्रोड का डायमीटर है उतना ही आर्क का लेंथ होना चाहिए। यानी आर्क का लेंथ भी 5 mm का है, यहां से लेकर यहां तक का कितना हो जाएगा, दूरी अगर नापेंगे 5 mm का, और डायमीटर जो है इलेक्ट्रोड का
वो भी लेंथ नहीं बात कर रहा, इलेक्ट्रोड का लेंथ आप कितना ले लो, इलेक्ट्रोड लेंथ में कितना ले लो, ये डायमीटर का बात कर रहा हूं, डायमीटर है ना, व्यास जो उसका है, व्यास 5 mm का होना चाहिए, तो आर्क भी जो मेरा प्रोड्यूस करेगा है ना, आर्क भी जो प्रोड्यूस करेगा वो भी मेरा कितना होगा 5 mm का हो जाएगा, 5 mm का हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट, ऑल अप्रोक्सीमेट है ना, अप्रोक्सीमेट, फिक्स नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। चलिए ओके, सो हम लोग 80 क्वेश्चन तक आज लगाएंगे। मैं सोचा तो था आज का आप सेशन आप लोग का बढ़ा लूं, लेकिन आप लोग यहाँ पे आए नहीं हो आज, मे भी शायद आप टाइम के साथ आ तो बहुत सारे बच्चे आए हैं, ऐसा बात नहीं है कि बच्चे आए नहीं लाइव में, लेकिन रुके नहीं हैं। अब आप लोग को क्या चीज़ का है मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि सब चीज़ तो प्रिपरेशन आई मीन अब एग्जाम हो ही गया, अब तो फोकस आपको CBT 2 में करना है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, है ना, आप डू और डाई वाला सिचुएशन है, यू हैव टू डू इट और लीव इट, या तो आप करो या छोड़ दो, है ना। दिखाने के लिए कोई हाजिरी बनाने तो आप लोग आते नहीं हो कि चलो भाई एक बार सर को मिल लेता हूँ, चलो देख लिया, प्रणाम प्रणाम सर ना, क्लास में ज्वाइन हो गए तो चलो मेरा माथा लग गया है, अब तो भाई ऊपर वाला सुन ही लेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, या तो मेहनत करो, नहीं तो फिर बर्बादी क्यों करना, छोड़ ही दो, काम धंधा करो, छोड़ ही दो पढ़ा, है ना, तो वो मत करो, करना तो अच्छे से करो। और अभी वेट मत करो कि भाई रिजल्ट आएगा है ना, कटअप जाएगा तब मैं सीरियस होऊंगा, फिर वही गलती जो करेंगे ना वो रह जाएंगे। पढ़ाई वो कभी बर्बाद नहीं होता है, इस चीज़ को समझना। यहाँ कई सारे अगर सोचेंगे ना सर पहले आने दीजिए रिस्पॉन्स की, उसमें अगर सही आएगा तब तैयारी करेंगे, ये तो सब करेंगे ना। ये अभी 12-13 लाख बच्चे दिए, आपका वैकेंसी कितना, 12-13 लाख, 1 लाख भी है क्या, 50,000 भी है क्या, 10,000 भी है क्या, 10,000 भी नहीं है, इजंट इट। लेकिन बच्चा भरा है लाखों, और लाखों में 2-3 लाख तो सीरियस होगा ही, सबका यही सोचेगा रिस्पॉन्स आने के बाद ही सीरियस होंगे, तो वो तो सबको ही हो रहा, तो आप फिर अंतर क्या रह गया आपका, लाखों बच्चे में आपका कोई अंतर हुआ, आप भी तो वही वो लास्ट 1 महीने में पढ़ेगा, 1-2 महीने में, तो वो अगर गलती आप भी करते हो तो फिर तो उसी कैटेगरी में आ जाते हो, तो वो भी जितना पढ़ेंगे आप भी जितना पढ़ेंगे, फाइट तो सेम आ जाएगा। आपको से आगे निकलना ना, मेरिट में आना है ना, तो आपको थोड़ा सा गेन लेके चलना पड़ेगा। और कौन सा पढ़ाई छोड़ दोगे कि नहीं सर अगर मैं पढ़ लूंगा अगर ज़्यादा और अगर मेरा नहीं बना कटअप तो मेरा तो बर्बाद, कहाँ से बर्बाद होगा, पढ़ाई कभी बर्बादी होता है, 2025 में आ रहा है उसके लिए फाइट कर सकते लेना, है ना, और कई सारे एग्जाम होता है, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाता है, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी ये सबसे बड़ा बर्बादी है ना, तो ये ना करो आप लोग, है ना। चलिए कहा गया इन दी आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स पोलैरिटी यूज, अच्छा, टू बियर ग्रेटर एडवांटेज इन, तो भाई साहब ये तो हम लोग ओवरहेड में करते हैं, है ना, आर्क वेल्डिंग में डीसी रिवर्स में जो बात करा जाए पोलैरिटी, वो लोग ओवरहेड वेल्डिंग के लिए, मैंने कहा था अभी जस्ट मैंने बात भी कि रिवर्स वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं वो किस में करा जाता है, रिवर्स वेल्डिंग समझ रहे हो ना, रिवर्स पोलैरिटी मतलब बात करेगा डीसी है ना आरपी का, ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना, यस, यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। चलिए, और इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम लोग डीसीईपी के नाम से भी, यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है मेरा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी, तो रिवर्स पोलैरिटी उसी को कहा जाता है, जिसमें क्या करता है इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, और जो मेरा वर्कपीस होता है ये मेरा नेगेटिव होता है, समझ गए, कुछ इस तरह से आपका कनेक्शन देखने को मिलता है ना। तो ये ओवर हेडिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ध्यान रखना। जहां पे मेरा ऑब्वियसली बात है, देखो ना मेरा बात समझ, खुद ही समझना, ओवरहेड मतलब कि कुछ ऊपर में सर ऐसे ऊपर करके वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पे अगर ज्यादा हीट वर्कपीस में चल जाएगा तो बड़ा दिक्कत है। यहां मतलब कि इस जो मटेरियल जो इलेक्ट्रोड है उसमें ज्यादा हीट मुझे मिलना चाहिए, ताकि जिसको करेंगे ये ज्यादा हीट जाएगा तुरंत हो जाएगा। अगर ज्यादा हीट वर्कपीस में चल जाएगा तो ऐसे करेंगे तो वर्कपीस तो मेटल वो मेरे ऊपर गिरेगा पिघल के, है ना, तो ओवरहेड में तो बहुत करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए 2/3 जो हो जाएगा वो आपको वर्कपीस में देखने मिलेगा, 1/3 आपको यहां देखने मिलेगा, है ना, तो 2/3 आपको कहां देखने मिलेगा, इलेक्ट्रोड में, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं डियर, है ना, ठीक है, समझ गए, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए, तो आज ये देख रहे हो यहाँ पे लिख दिया गया डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, डीसीईएन इसको कहते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पूरा समझा दिया गया। दिस इज दी वेल्डिंग मशीन, ये रहा मेरा इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड है, और ये मेरा वर्कपीस रहा है। अब इलेक्ट्रोड देखो किससे कनेक्टेड है, तो आप देखोगे ऐसे ऐसे करके देखो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखो डीसीईपी है ना, यहाँ पे अभी मैंने क्या कहा था, डीसीईपी यही में, तो डीसीईपी का ही बात करता, डीसीईपी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रोड मेरा पॉजिटिव से कनेक्ट है, देखो इलेक्ट्रोड मेरा पॉजिटिव से कनेक्ट है, देखो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे वेल्डिंग मशीन में, और वर्कपीस देखो ब्लैक वाला कहाँ जाकर जुड़ रहा है, नेगेटिव वाले में, है ना, यहाँ आ जाओ डीसीएन इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो इलेक्ट्रोड है ये, इलेक्ट्रोड देखो कहाँ जुड़ा है, ये रहा मेरा डीसी नेगेटिव वाले में, नेगेटिव से, और वर्कपीस देखो पॉजिटिव से जुड़ा है ना, ठीक है, इस तरह का चीज़ है।
यहाँ देखो दिखाया गया है कि डीसी ईपी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में करते तो इस तरह का कुछ मुझे वेल्डिंग जॉइंट मिलता है, और डीसी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेंगे तो कुछ ऐसा मिलता है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर आप करते हो यानी इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव रखते हो तो वहाँ ज़्यादा हीट मिलता है, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखते हो तो कुछ ऐसा वेल्डिंग मिलता है, और जब इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखते हो तो आपको बहुत अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन ओवरहेड के लिए डीसी हम लोग ईपी ही लेके चलते हैं, इसी को हम लोग ओवरहेड के लिए यूज करते हैं, है ना, ओवरहेड के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कहा गया इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय। आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन में जो करंट का वैल्यू होता है वो कौन डिसाइड करता है? थिकनेस ऑफ द प्लेट, लेंथ ऑफ द वेल्डेड पोर्शन, है ना, वोल्टेज अक्रॉस द आर्क, या साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। 80 का क्या हो जाएगा? ये आरआरबी चंडीगढ़ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन है, 2012 में आपसे पूछा गया था। आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय, तो करंट वैल्यू जो डिसाइड करेगा वो कौन मेरा करता है? वो मेरा डिसाइड करता है साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए ओके डियर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ आप सभी के लिए आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप में तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह मिलेगा, है ना, क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाएगा, इस तरह का जो भी थ्योरी सेशन रहेगा, एमसीक्यू सेशन रहेगा, गाइडेंस सीरीज रहेगा, वो आप लोग को पता चलेगा। कोई भी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आरआरबी जेईई 2025 के बैच में, चाणक्य बैच 2.0 में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। एज यू नो दैट पीडीएफ नोट्स आपको टोटल जितने भी लेक्चर जाता है सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है, रिवीजन क्लासेस चलता है, लाइव डाउट सेशन चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन चलेगा आप लोग का। मैं 10-10 आपको इसमें बुक दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। नोट्स आपको फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा, मतलब नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल लेक्चर देखना है। नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, 10,000 में और ऐड कर दिया हूं, और 10 में बुक दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? ये सब कहां मिलेगा? स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ, और जो भी आप लोग का पीओए के सेशन चलता है वही फ्री मिलता है। कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, वो भी आप लोगों को कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, और बाकी बच्चे के लिए पेड वाले में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव आप चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू, और क्लासेस अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।